ओके सो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी और आपने अपने जो सारे सब्जेक्ट्स हैं वो कम से कम 2 बार रिवाइज भी कर लिए होंगे और डायरेक्ट टेक्स्ट भी आपने बहुत अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड आ रही थी और बहुत सारे स्टूडेंट्स एक चीज में बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहे थे कि सर टोटल इनकम का क्वेश्चन जो आता है, जो 14 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, जैसा कि आप सभी को मालूम है टोटल इनकम एंड समटाइम्स इंस्टीट्यूट वहां पे टैक्स लायबिलिटी भी पूछ लेता है। तो सर वो क्वेश्चन करने में ना कई बार हमको वहां पे अप्रोच समझ में नहीं आता, किस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच करना है या किस तरीके से क्वेश्चन को आगे लेके जाना है, सॉल्व करने में हमको बहुत प्रॉब्लम होती है। तो सर अगर आप कुछ क्वेश्चंस टोटल इनकम के सॉल्व करके हमको बता देंगे कि किस तरीके से अप्रोच करना है, तो वो स्टेप्स लेकर के बहुत हेल्पफुल हो जाएगा हमारे लिए। तो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए यहाँ पे कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी के जो क्वेश्चंस है वो लेकर के आया हूं ताकि आपको एक अप्रोच मिल पाए और क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं वो क्वेश्चन करने के लिए। बेटा एक मैं बात बता दूं आपको, जनरली वो क्वेश्चन बहुत ईजी आएगा, बहुत ईजी आएगा। सिर्फ एडजस्टमेंट अलग अलग तरह के होंगे सो दैट आप वहां पे कंफ्यूज हो जाते हो। कंफ्यूज नहीं होना है, मैं ये बोलूंगा क्वेश्चन बहुत इजी आएगा और बहुत अच्छे से अप्रोच के साथ में पहले एक बार अपने माइंड में उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मतलब जब हम क्वेश्चन को रीड करेंगे तो रीड करते टाइम ही अपने दिमाग में वो एडजस्टमेंट का सॉल्यूशन आ जाना चाहिए कि इसका क्या होगा, अगर ये पीएनएल के डेबिट साइड में है तो क्या एडजस्टमेंट हो सकता है, क्रेडिट साइड में तो क्या एडजस्टमेंट हो सकता है, जो अदर इंफॉर्मेशन दे रखी है उससे रिलेटेड तो उनका अपने को क्या करना है। पहले माइंड में एक अपने को मैप प्रिपेयर करना पड़ेगा, उसके बाद में हम वहां पे सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। अगर ये अप्रोच रहेगा तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। दूसरी चीज क्या होती है बेटा, बहुत बार आपको कुछ अजम्पशंस लेने पड़ते हैं। अप्रोप्रिएट अजम्पशन इंस्टीट्यूट खुद बोलता है टेक अप्रोप्रिएट अजम्पशन। इनफैक्ट मैं आपको बोल रहा हूं ये बाकायदा इंस्टीट्यूट, ठीक है, बहुत सारे एक क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे अजम्पशंस लेकर के चलता है और वो सारे अजम्पशंस कंसिडर किए जाते हैं। जो एग्जामिनर होते हैं वो भी अजम्पशंस उनके पास में सारे होते हैं, अलग अलग तरह के अजम्पशंस होते हैं, ठीक है। जो पेपर सेटर होता है वो भी अजम्पशन लिख के देता है, बाद में जो इंस्टीट्यूट की कमेटी होती है वो भी बैठ करके उसके ऊपर काम करती है और से अलग से अजम्पशंस वहां पे क्रिएट किए जाते हैं। और अगर एग्जामिनर जो होता है, जो चेक कर रहा होता है, उसको सामने भी कुछ अगर अजम्पशंस आते हैं तो वो भी वापस भेजता है कमेटी को और फिर उनको कंसिडर किया जाता है। तो ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, बट एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, जो भी आप अजम्पशन लोगे उसको आप वहां पे नीचे नोट में लिखोगे, ये चीज ध्यान रखनी है आपको। और जो टोटल इनकम में बहुत सारे एडजस्टमेंट होंगे, आप नोट लिखना मत भूलिएगा उनसे रिलेटेड, ठीक है। अगर कैलकुलेशन है तो क्वेश्चन का जो मेन स्टेटमेंट है वहीं पे आप कर दीजिए, बाकी आप नीचे नोट लिख दीजिए। अब फ्रेंड्स मैं आपको सीधा बात करूंगा कि किस तरीके से आपको अप्रोच करना है टोटल इनकम, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम टैक्स लायबिलिटी को। तो जैसा कि यहां पे आप देख रहे हो, वेटेज की अगर मैं बात करूं तो ये हर एग्जाम में मिनिमम 14 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है। समटाइम्स वो आपके क्वेश्चंस 1 या 2 या ज्यादा भी पूछ सकता है कि टैक्स भी कंप्यूट करने का है। अब ये जो स्टेप्स दे रखे हैं आपको कि किस तरीके से आपको अप्रोच करना है, तो बेटा सबसे पहले अगर आपको क्वेश्चन दे रखा है, जैसे हम पहला ही जो क्वेश्चन करेंगे वो आपका स्टेप 1 को लेकर के होगा कि सबसे पहले आप उस एसएससी का रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करो कि वो कौन है, वो रेसिडेंट है, और रेसिडेंट है तो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, ROR, तो सबसे पहले आपको वहां पे उसका रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करना पड़ेगा। आपके केस में मैक्सिमम ROR वाला ही क्वेश्चन आएगा, मैं अगर टोटल इनकम के क्वेश्चन की बात करूंगा तो, ठीक है। तो वो अगर क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे रखा तो रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करो। उसके बाद में जो आपका पीएनएल अकाउंट दे रखा होगा या जो भी इंफॉर्मेशन दे रखी होगी, क्योंकि टोटल इनकम का क्वेश्चन जनरली इनडायरेक्ट मेथड पीजीपी का पूछा जाता है, तो पीएनएल अकाउंट दे रखा होगा या फिर आपको इनकम एंड एक्सपेंसेस का डिटेल दे रखा होगा, तो उस बेसिस पे उससे आपको आइडेंटिफाई करना है। और जो एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखा होगा अलग अलग हेड्स में क्लासिफाई करोगे, इनकम फ्रॉम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीपी, कैपिटल गेन्स एंड अदर सोर्सेज में क्लासिफाई कर दोगे, ठीक है, सो दैट आपको आइडिया हो जाएगा। उसके बाद में आप अलग अलग हेड में आप जो मेन स्टेटमेंट बनाओगे उस स्टेटमेंट के अंदर अलग अलग हेड का इनकम निकाल दो। अगर सैलरी का है तो सैलरी का कैसे आप इनकम निकालते हो, स्टैंडर्ड डिडक्शन वगैरह सब देने के बाद में, अलाउंसेस का एग्जेम्पशन वगैरह सब लेने के बाद में इनकम फ्रॉम सैलरी आ जाएगा। ऐसे ही हाउस प्रॉपर्टी का इनकम निकाल लो, ऐसे ही आप पीजीपी का इनकम निकालेंगे, ठीक है। पीजीपी में एडजस्टमेंट बहुत ज्यादा हो सकते हैं तो पीजीपी का इनकम निकालेंगे। कैपिटल गेन की अगर एडजस्टमेंट है तो कैपिटल गेन निकाल लेंगे। और अदर सोर्सेज निकालने के बाद में क्या करो, आप सारे हेड के एग्जाम्पशन जो भी रिलेवेंट डिडक्शन देने के बाद में आप ग्रॉस टोटल इनकम निकालोगे।
ग्रॉस टोटल इनकम निकालने से पहले आप देख लो क्लबिंग प्रोविजन क्या अप्लाई हो रहा है, क्या ये जो इंडिविजुअल है जिसकी टोटल इनकम निकालने को आपको बोला गया है, उसके अंदर किसी की इनकम क्लब हो रही है क्या, माइनर की इनकम क्लब हो रही है क्या, या स्पाउस की इनकम क्लब हो रही है क्या। माइनर की इनकम क्लब हो रही है तो वहां पे फिर एग्जम्पशन भी देना पड़ेगा, ये क्लबिंग प्रोविजन चेक कर लोगे। फिर सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेज, है ना, पहले आप विद इन द हेड अगर कोई सेट ऑफ करना है तो वो कर लेंगे, वो तो हेड के अंदर ही कर लेंगे वहां पे। उसके बाद में आप आउटसाइड द हेड आप चेक करोगे कि भाई अगर वहां पे हाउस प्रॉपर्टी मतलब तो उसको सैलरी के सामने सेट ऑफ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये सब आपने को देखना पड़ेगा। फिर कोई ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस तो उनका सेट ऑफ करो, अगर अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन ब्रॉड फॉरवर्ड तो उनका सेट ऑफ करो वहां पे। और अगर करंट ईयर में सेट ऑफ नहीं हो पा रहा है तो फिर आपको नोट में लिखना पड़ेगा कि ये फ्यूचर के लिए क्या होंगे, कैरी फॉरवर्ड होंगे। तो ये सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड कर दोगे तो ये जो इनकम आएगा वो आपका हो जाएगा ग्रॉस टोटल इनकम। क्या आ जाएगा? ग्रॉस टोटल इनकम। अब जो ग्रॉस टोटल इनकम आपको निकालना है, जो मैंने आपको बता दिया, उस ग्रॉस टोटल इनकम में से आपको चैप्टर 6A डिडक्शंस देने रहेंगे। चैप्टर 6A डिडक्शंस देने रहेंगे, अलग अलग टाइप के डिडक्शंस, ATC टू ATU सारे डिडक्शंस दे दो, रेलेवेंट जो बेसिकली सेक्शन है उनके अकॉर्डिंग। और यह आ जाएगा आपका नेट टोटल इनकम देने के बाद में। हमेशा ध्यान रखना है जब कभी भी आपका नेट टोटल इनकम आएगा, नेट टोटल इनकम आएगा तो उसको आपको राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10 में, नियरेस्ट मल्टीपल 10, ठीक है, चाहे वो लोअर साइड हो या अपर साइड हो, आपको उसको नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10 में क्या करने का, राउंड ऑफ करने का नेट टोटल इनकम। अब उस नेट टोटल इनकम में पीजीपी इनकम भी रहेगा, कैपिटल गेन भी हो सकता है, अदर सोर्सेज का भी हो सकता है, अदर सोर्सेज में विनिंग्स भी हो सकती है, सैलरी इनकम भी हो सकती है, हाउस प्रॉपर्टी भी हो सकती है। इन शॉर्ट मेरा कहने का मतलब है उस नेट टोटल इनकम में एक इनकम होगी जो स्लैब रेट से टैक्सेबल होगी और दूसरी इनकम होगी जो आपका स्पेशल रेट से टैक्सेबल होगा, जिससे विनिंग्स 30% से टैक्सेबल होता है, जिसके सामने कोई बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट का डिडक्शन, बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट वहां पे नहीं मिलता है। इवन उनके सामने तो चैप्टर 6 से डिडक्शंस भी नहीं मिलते हैं। वैसे ही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो स्पेशल रेट्स वाले हैं, उनके सामने भी कोई चैप्टर 6 से डिडक्शन नहीं मिलते हैं। और वहां पे आपका उनके सामने ये बेसिक लिमिट का सेट ऑफ वगैरह मिलता है। तो आप आइडेंटिफाई कर लो, इनकम्स को डिवाइड कर दो, अगर अलग अलग वहां पे रेट्स वाली, स्पेशल रेट वाली इनकम है तो। और जो बाकी जो बचा हुआ है जो स्लैब रेट से टैक्सेबल होने वाला है, नॉर्मल इनकम, जैसे इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, इवन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो 111A में नहीं आता है, वो वाला शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, इवन जो आपका अदर देन विनिंग्स एंड अदर देन एनी अदर स्पेशल रेट्स वाला इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, वो सब नॉर्मल इनकम में आ जाएगा चैप्टर 6 से डिडक्शन देने के बाद में, ठीक है। तो अभी आपने क्या करना है, वहां पे टैक्स रेट अप्लाई करना है। अब बेटा 2-3 चीजों का ध्यान रखो। अगर क्वेश्चन में बोला गया, अच्छे से सुनना, अच्छे से समझना और दिमाग में बैठा के जाना, अगर क्वेश्चन में बोला गया इग्नोर 115BAC, अगर क्वेश्चन में बोला गया इग्नोर 115BAC, तो आपको 115BAC में टैक्स कंप्यूट नहीं करना है, ठीक है। और अगर वहां पे मतलब आपको फिर नॉर्मल जो टैक्स रेट है उसी के अकॉर्डिंग टैक्स कंप्यूट करना है। और अगर क्वेश्चन में वहां पे बोला, कुछ भी क्वेश्चन में नहीं बोला, क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन साइलेंट है, कुछ बोला ही नहीं है क्वेश्चन के अंदर, तो उस केस में बेटा सिंपल सी बात है, आप नॉर्मल प्रोविजन के अकॉर्डिंग भी टैक्स निकालोगे। स्लैब रेट जो भी नॉर्मल प्रोविजन के अकॉर्डिंग है 2,50,000 BCM लिमिट, रेसिडेंट सीनियर सिटीजन के केस में 3 लाख रुपीज, रेसिडेंट सुपर सिटीजन के केस में 5 लाख वाला जो आपका स्लैब रेट है वो नॉर्मल हो गया। और आप क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट है तो 115BAC के अकॉर्डिंग भी टैक्स निकालोगे, और 115BAC में एक ही स्लैब रेट है, 2,50,000 तक BCM लिमिट मिलता है। उसके बाद में हर 2,50,000 का इनकम बढ़ता जाएगा और 5% का टैक्स बढ़ता जाएगा, वो आप स्लैब रेट आपको मालूम है 115BAC का। तो उस केस में आपको वो देखना पड़ेगा, ठीक है, 115BAC, उसके ऊपर मैं थोड़ी देर में बात करूंगा। लेकिन ये चीज ध्यान रखना है कि अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो इन दैट केस आपको नॉर्मल प्रोविजन में भी टैक्स निकालना पड़ेगा और 115BAC के अकॉर्डिंग में निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन अगर बोलता है इग्नोर 115BAC तो सिर्फ नॉर्मल प्रोविजन में निकालो, और क्वेश्चन में बोला गया 115BAC में निकालने का, नॉर्मल के साथ में 115BAC में निकालने का है, तो आप वहां पे दोनों में निकालोगे, सीधी सी बात है, सिंपल सी, वहां पे आपको ये चीज ध्यान रखना है। तो इन दैट केस ये जो स्लैब रेट्स है आपको टैक्स रेट्स एप्लीकेबल कर दे। अभी मैं नॉर्मल टैक्स कंप्यूट करने की बात कर रहा हूं, तो वो जो नॉर्मल टैक्स निकालना है 115BAC नहीं, नॉर्मल प्रोविजन के अकॉर्डिंग, और वो नॉर्मल टैक्स जो निकालना है वो नॉर्मल इनकम के ऊपर स्लैब रेट से आ जाएगा। स्लैब रेट आप सबको मालूम है 2,50,000 BCM लिमिट है। अगर वहां पे 60 ईयर्स से कम का एज है तो रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट कोई भी हो,
अगर वहां पे आपका रेसिडेंट सीनियर सिटीजन है तो 3 लाख का बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट है, एंड अगर रेसिडेंट सुपर सीनियर सिटीजन है तो 5 लाख का बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट आ जाएगा। बाकी जो इसके ऊपर का जो इनकम होगा, चाहे वो 250 से ऊपर हो 5 लाख तक, 3 लाख से ऊपर हो 5 लाख तक, ठीक है, रेसिडेंट सुपर सीनियर सिटीजन के केस में नहीं, बाकी केस में 5% का रेट, एंड 5 लाख से 10 लाख के बीच का जो इनकम है उसके ऊपर 20% का रेट, एंड अबो 10 लाख तो 30% का रेट आ जाएगा। ये तो बेसिक टैक्स आ जाएगा नॉर्मल प्रोविजन के अकॉर्डिंग, प्लस वो जो आप नॉर्मल प्रोविजन के अकॉर्डिंग नॉर्मल इनकम के ऊपर जो कि स्पेशल रेट से टैक्सेबल नहीं होता है। अब आपको क्या करना है, जो स्पेशल रेट वाली इनकम है, जैसे कि जो स्लैब रेट से टैक्सेबल नहीं होती, जैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो कि 112 में आता है 20% से टैक्सेबल होता है, या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A में आता है 1 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता है, बट उसके ऊपर 10% का टैक्स लगता है। एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो 111A में आता है जिसके ऊपर 15% की रेट से टैक्स वहां पे लगता है, ठीक है, जो कि सब्जेक्ट टू सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स है, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ट्रांजेक्शन किया है, और लॉटरी विनिंग्स, हॉर्स रेस एक्सेट्रा 30% से टैक्स लगता है। इसके अलावा भी कोई और जो स्पेशल रेट से टैक्सेबल है, जैसे एक सेक्शन 115BBE है, ठीक है, 115BBE जो अनएक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट, अनएक्सप्लेन एक्सपेंडिचर वगैरह जो होते हैं, ठीक है, उसके अंदर आपको मालूम होगा 60% प्लस 25% कंपल्सरी सरचार्ज आता है, प्लस 4% HEC भी आता है। वो आपका स्पेशल रेट आपको मालूम है, ये 115BBE के अंदर है। फिर एक रॉयल्टी इनकम पेटेंट के ऊपर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में हमने डिस्कस किया था, 115BBF 10% का रेट वगैरह उसने ऑप्शन लिया है। तो जो अलग जो स्पेशल रेट से टैक्सेबल होना, उन सब के ऊपर आप स्पेशल रेट से टैक्स निकाल दो, और फिर वो जो टैक्स आएगा बेसिक टैक्स उस सब का टोटल कर दो, और फिर आपको वहां पे सरचार्ज की एप्लीकेबिलिटी देखनी पड़ेगी कि अगर टोटल इनकम अप टू ₹50 लाख है तो कोई सरचार्ज नहीं होगा, अगर टोटल इनकम वहां पे 50 लाख से ज्यादा है बट अप टू 1 CR है तो 10% सरचार्ज आएगा, अगर वहां पे टोटल इनकम 1 CR से ज्यादा है बट अप टू 2 CR है तो 15% सरचार्ज आएगा, अगर टोटल इनकम 2 CR से ज्यादा है बट अप टू 5 CR है तो 25% सरचार्ज आएगा, एंड टोटल इनकम वहां पे आपका 5 CR से ज्यादा तो 37% सरचार्ज आएगा। लेकिन अगर वहां पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A है, इनफैक्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 भी आ गया, मतलब सारे ही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 हो गया, 112A हो गया, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A हो गया, या डिविडेंड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी हो गया बेटा, उस केस में उस वाली इनकम के ऊपर जो टैक्स होगा, उस टैक्स के ऊपर मैक्सिमम सरचार्ज बोल रहा हूं, फिक्स नहीं बेटा, फिक्स नहीं, स्टैंडर्ड नहीं है, मैक्सिमम सरचार्ज 15% होगा, इवन वहां पे उस ये वाली इनकम 2 CR से ज्यादा क्यों ना हो। ये चीज आपको ध्यान रखना है। इस तरीके से आपको सरचार्ज एप्लीकेबिलिटी देख लेना है। हाँ, हालांकि ये जो 115BB वाला है उसके केस में तो 25% कंपल्सरी सरचार्ज लगता ही लगता है, तो वो अलग हो गया वहां पे। उसके अलावा अगर सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं होता एंड टोटल इनकम अगर अप टू 5 लाख है रेसिडेंट इंडिविजुअल केस में, तो इन दैट केस रिबेट मिल सकता है 87A में, और वो रिबेट कितना होगा 12,500 और 100% ऑफ बेसिक टैक्स जो पे करना है विच एवर इज लोअर होगा। लेकिन ध्यान रखना, अगर वहां पे आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो कि 112A के अंदर जो टैक्स 10% से टैक्सेबल होता है, उसके सामने रिबेट नहीं मिलता है, यह चीज ध्यान रखना है। अब फिर उसके बाद में जब आपने या तो रिबेट आएगा या सरचार्ज आएगा, सीधी बात, दोनों नहीं आ सकता, इनफैक्ट हो सकता है कभी दोनों ही ना आए। तो उसके बाद में आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में वो जो टोटल आएगा बेसिक टैक्स प्लस सरचार्ज, उसके ऊपर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4%, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो 4% होगा वो आपको अप्लाई कर देना, और वो ऑलवेज आएगा। ये देखो आप स्टेप देखोगे तो टैक्स ऑन टोटल इनकम एज पर एप्लीकेबल रेट्स एंड सरचार्ज इफ एप्लीकेबल आ जाएगा, और रिबेट 87 इफ एप्लीकेबल वो लेस कर देंगे। चाहे ये दोनों है, मतलब दोनों में से कोई एक है, या आपका कोई दोनों में से कोई एक भी नहीं है, बट हमेशा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस तो 4% आएगा ही आएगा, और ये आपका टैक्स लायबिलिटी होगा। उसके बाद में हम TDS क्रेडिट की वो बाद में बात करेंगे, लेकिन टैक्स लायबिलिटी हो जाएगा। अब अपने को क्या करना है, क्योंकि नॉर्मल प्रोविजन जब वहां पे हम लोग टैक्स कंप्यूट करते हैं 115 BAC एप्लीकेबल नहीं होता, तो अपने को AMT की एप्लीकेबिलिटी भी चेक करनी पड़ेगी एवरी टाइम, अनलेस एंड अंटिल क्वेश्चन में ये नहीं बोला गया कि इग्नोर ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स, तो AMT भी चेक करना पड़ेगा। हाउएवर AMT बेटा तभी एप्लीकेबल होता है जब आप बड़े बड़े डिडक्शन लेते हो, जो ATIA सीरीज के डिडक्शन होते हैं, ATI, IB एक्सेट्रा, प्लस 35AD का डिडक्शन लिया है, 10AA का डिडक्शन लिया है,
तो उसी केस में बेटा वहां पे आपका एएमटी एप्लीकेबल होता है। अगर आपने बड़े बड़े डिडक्शन नहीं लिए, 10 AA का 35 AD का डिडक्शन नहीं लिया है, या जो 80 सीरीज के 80 सीरीज आपके सिलेबस में तो वैसे इंटर लेवल पे है भी नहीं, बट कुछ कुछ सेक्शंस है, तो इन दैट केस फिर आपको वहां पे एएमटी कंप्यूट करने की जरूरत नहीं है। तो यहां पे बोलता है कि इफ एन इंडिविजुअल इज क्लेमिंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 10 AA, इंडिविजुअल अगर 10 AA में डिडक्शन ले रहा है एसईजेड वाला, अंडर सेक्शन 35 AD में 100% डिडक्शन आपने पीजीपी में पढ़ा था वहां पे वो ले रहा है, या फिर क्योंकि आपका इंटर लेवल में ये खाली सेक्शन एप्लीकेबल होता है 80 JJAA, 80 QQB, 80 RRB, कुल मिला के आपको ये 5 सेक्शन याद रखना है कि अगर जब टोटल इनकम कंप्यूट कर रहे थे बेटा, और टोटल इनकम कंप्यूट करते टाइम जो चैप्टर 6A डिडक्शन या इसके अलावा जो 10 AA का या 35 AD का डिडक्शन है, वहां पे आपको ये 5 में से कोई भी अगर एक सेक्शन दिख जाए, 5 में से कोई भी एक सेक्शन में डिडक्शन लिया है, 35 AD में, 10 AA में, 80 JJAA में, QQB में या RRB में डिडक्शन लिया है बेटा, और उसका जो एडजस्टेड टोटल इनकम है वो एक्सीड करता है 20 लाख, एक्सीड करता है 20 लाख। एडजस्टेड टोटल इनकम कैसे निकालते हैं? जो नेट टोटल आपने निकाला था, नेट टोटल इनकम एनटीआई, जो आपने एनटीआई निकाला था नेट टोटल इनकम, उस नेट टोटल इनकम में आप क्या करोगे? एड बैक कर दोगे 35 AD का डिडक्शन, एड बैक कर दोगे 10 AA का डिडक्शन, एड बैक कर दोगे 80 JJAA, QQB, RRB, ये डिडक्शन एड बैक कर दोगे, और जो 35 AD का डिडक्शन आपने एड बैक किया है उसके सामने डिप्रिसिएशन लेस कर दोगे। प्लीज फिर से सुनना, जो नेट टोटल इनकम है उस नेट टोटल इनकम के अंदर आपको क्या करना है? उस नेट टोटल इनकम के अंदर एड बैक कर देना है, एड बैक कर देना है 10 AA का डिडक्शन, और अगर लिया है तो 35 AD का डिडक्शन, या फिर अगर आपने वहां पे लिया था 80 JJAA, QQB, RRB के डिडक्शंस लिए थे, इनको ऐड बैक करोगे, और आप लेस करोगे नेट टोटल इनकम जो आपने नॉन प्रोविजनल अकाउंट निकाला था उसमें से जो डेप्रिसिएशन वुड हैव बीन चार्ज है, जो 35 AD का डिडक्शन आपने ऐड बैक किया है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन वुड हैव बीन चार्ज, नोशनल डेप्रिसिएशन, उसमें पुट टू यूज वगैरह वो सब देखना पड़ेगा, करंट ईयर में खरीदा पुट टू यूज वगैरह देखना पड़ेगा, वो लेस कर दोगे तो बेटा वहां पे आ जाएगा एडजस्टेड टोटल इनकम, एडजस्टेड टोटल इनकम। अगर ये एडजस्टेड टोटल इनकम अप टू ₹20 लाख, अप टू रुपीज कितना है? 20 लाख, अप टू ₹20 लाख है, तो इन दैट केस भले आपने ये बड़े बड़े डिडक्शन लिए है, एएमटी एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन वो एडजस्टेड टोटल इनकम अगर वहां पे 20 लाख से ज्यादा है, 20 लाख से ज्यादा है, तो एएमटी प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएंगे, और फिर आपको एएमटी भी कंप्यूट करना पड़ेगा। और एएमटी कैसे कंप्यूट करोगे? जो भी आपका एडजस्टेड टोटल इनकम है उसका 18.5% ले लेना है, प्लस सरचार्ज ले लेना है, प्लस एचईसी ले लेना है 4% की रेट से। सर सरचार्ज कब एप्लीकेबल होगा? सिंपल सी बात है बेटा, सरचार्ज तभी एप्लीकेबल होगा जब वो एडजस्टेड टोटल इनकम 50 लाख या 1 CR या उस लेवल से ज्यादा होता है। ये चीज ध्यान रखना है। तो हो सकता है जब आप नॉर्मल टैक्स निकाल रहे हो तो नॉर्मल टैक्स के टाइम पे सरचार्ज एप्लीकेबल ना हो, क्योंकि एनटीआई आपका 50 लाख से कम हो, बट यहां पे हो सकता है एडजस्टेड टोटल इनकम 50 लाख से ज्यादा हो तो सरचार्ज आ जाएगा। ये चीज ध्यान रखना। अब फिर आपको क्या करना है? जो भी एएमटी आया, अगर वो एएमटी नॉर्मल टैक्स से ज्यादा है, टैक्स कंप्यूटेड एज पर रेगुलर प्रोविजन, नॉर्मल प्रोविजन ज्यादा है, तो बेटा जो एडजस्टेड टोटल इनकम जो होगा वो भी आप वही उसी को टोटल इनकम मान लिया जाएगा। और टैक्स पेबल क्या होगा? फिर आपका 18.5% एडजस्ट टोटल इनकम प्लस सरचार्ज एंड प्लस एचईसी आएगा। ये चीज ध्यान रखना। मतलब कुल मिला के एएमटी आपका टैक्स पेबल हो जाएगा। whichever is higher, always क्या करते हैं? जो एएमटी हमने निकाला है वो और नॉर्मल टैक्स जो निकाला है वो, whichever is higher जो होगा वो आपका टैक्स पेबल हो जाएगा। उस केस में बेटा वहां पे एएमटी का क्रेडिट भी मिलता है, एएमटी का क्रेडिट भी मिलता है। ठीक है, एएमटी क्रेडिट, अगर आपका एएमटी हायर आता है तो जो ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स है एएमटी, उसमें से लेस कर दोगे जो भी टैक्स कंप्यूट किया है एज पर रेगुलर प्रोविजन, तो एएमटी क्रेडिट मिलता है। उसको 15 साल तक आप आगे लेकर के जा सकते हो। और ध्यान रखना, अगर कोई 115 बीएससी ऑप्ट कर रहा है, 115 बीएससी ऑप्ट कर रहा है, तो उस केस में एएमटी एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि उस केस में तो सारे डिडक्शन वहां पे वैसे ही एड बैक होते जाते हैं। 115 बीएससी में तो 35 एडी का डिडक्शन मिलता नहीं, 10 AA का डिडक्शन मिलता नहीं, ये सारे 80 JJ QQB RRB के डिडक्शन ही नहीं मिलते। तो सीधी सी बात है, जब डिडक्शन ही नहीं लिया आपने तो फिर एएमटी एप्लीकेबल ही कैसे होगा? ध्यान रखना।
तो इस तरीके से आप नॉर्मल प्रोविजन के वहां पे हिसाब से टैक्स निकालोगे। अब बेटा ये तो आपने नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से निकाल दिया, अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको वहां पे क्वेश्चन में चेक करना है क्या 115 बीएससी को इग्नोर करने को बोला है। अगर इग्नोर करने को बोला है तो बस कहानी आपकी खत्म हो गई। फिर उसी में से टीडीएस अगर कुछ डिडक्ट हुआ था तो उसका क्रेडिट दे देंगे, एडवांस टैक्स का क्रेडिट दे देंगे, ठीक है। अगर पहले या कोई ईएमटी क्रेडिट बचा हुआ तो वो दे देंगे, लेस कर देंगे, फिर टैक्स पेबल या टैक्स रिफंडेबल आ जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन साइलेंट था या फिर क्वेश्चन में बोला था कि आपको 115 बीएससी के अकॉर्डिंग भी टैक्स निकालने का है, तो इन दैट केस बेटा आपको क्या करना है, 115 बीएससी चेक करोगे और 115 बीएससी पहले आप चेक करोगे हाँ सर टैक्स तो निकालना है, ऐसा तो बोला है वहां पे। तो फिर 115 बीएससी में आपको क्या करना है, जो नेट टोटल इनकम आपने निकाला था नॉर्मल प्रोविजन के अकॉर्डिंग, नेट टोटल इनकम एज पर नॉर्मल प्रोविजन जो निकाला था, रेगुलर प्रोविजन जो निकाला था बेटा, उस नेट टोटल इनकम के अंदर जो जो एडजस्टमेंट आपको करने थे 115 बीएससी के अकॉर्डिंग, ठीक है, वो सारे एडजस्टमेंट कर लोगे। मतलब 115 बीएससी अगर ऑप्ट करता है तो बहुत सारे एग्जाम्पशंस नहीं मिलते हैं, बहुत सारे डिडक्शंस नहीं मिलते हैं, राइट, वो सब यहां पे ऐड बैक कर दो, क्योंकि वो डिडक्शन एग्जाम्पशन लेने के बाद में ये एनटीआई आया होगा। तो उस एग्जाम्पशन डिडक्शन जो भी लिया है आपने ऑलरेडी, और जो 115 बीएससी ऑप्ट करोगे तो नहीं मिलेगा, वो सारे के सारे आप ऐड बैक कर दो। ध्यान रखना 115 बीएससी ऑप्ट करता है तो जो चैप्टर 6 से डिडक्शन है वो डिडक्शन नहीं मिलते, खाली दो डिडक्शंस मिलते हैं। एक 80 सीसीडी 2 का डिडक्शन मिलता है जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है एम्प्लॉय के लिए, और एक 80 जेजे का डिडक्शन मिलता है। बस ये दो डिडक्शन मिलते हैं, इसके अलावा कोई और डिडक्शन नहीं मिलता है। तो फिर इन दैट केस इस एनटीआई में अगर ये दो सेक्शन में डिडक्शन ले रखा है 80 सीसीडी 2, 1 नहीं 2, 1 बी नहीं 2 के अंदर अगर डिडक्शन लिया तो उसको ऐड बैक नहीं करने का, 80 जेजे का डिडक्शन भी लिया तो उसको ऐड बैक नहीं करने का। बाकी 80 सी 80 डी 80 सीसीडी 1, 80 सीसीडी 1 बी, 80 डीडी, 80 डीडी बी, 80 सारे के सारे टीटीबी, टीटीए, 80 क्यूक्यूबी, क्यूक्यू आरआरबी, 80 जी, 80 जीजीबी, सारे के सारे आप ऐड बैक कर दो। कोई डिडक्शन अगर दिया है तो ऐड बैक कर दो। तो इस तरीके से आपका टोटल इनकम आ जाएगा, ठीक है, एज पर 115 बीएससी। 115 बीएससी वाला जो टोटल इनकम आएगा, ठीक है। अब उसके ऊपर आप वो जो 115 बीएससी के हिसाब से जो स्लैब रेट है उसमें कोई यहाँ पे सीनियर सिटीजन सुपर सीनियर सिटीजन नहीं बेटा, सबके केस में सेम ही स्लैब रेट है। पहले 2.5 लाख के ऊपर कोई टैक्स नहीं, नेक्स्ट 2.5 लाख के ऊपर 5%, नेक्स्ट 2.5 लाख के ऊपर 10%, नेक्स्ट 2.5 लाख के ऊपर 15%, उसके बाद में नेक्स्ट 2.5 लाख के ऊपर 20%, नेक्स्ट 2.5 लाख के ऊपर वहां पे 25%, एंड जो बचा हुआ 15 लाख के ऊपर जो इनकम होगा उसके ऊपर 30% टैक्स आएगा। खाली टैक्स को टैक्स रिप्लेस कर रहा है, बाकी सरचार्ज के प्रोविजन सेम है। सरचार्ज की अच्छा स्पेशल रेट भी स्पेशल रेट से ही टैक्सेबल होगी। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 में 20%, 112A में पहले 1 लाख के ऊपर कोई टैक्स नहीं, उसके ऊपर 10% टैक्स, फिर 111A में जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है वो 15% का आपका टैक्स रेट टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है, विनिंग्स 30%। तो स्पेशल रेट्स बेटा वो सेम ही रहेगी, स्पेशल रेट्स में कोई चेंज नहीं है, खाली आपको यहाँ पे स्लैब रेट से स्लैब रेट करने का है। फिर आपको सरचार्ज चेक करने का है, अगर नेट टोटल इनकम 50 लाख से ऊपर है तो सरचार्ज आ जाएगा, अगर 1 करोड़ से ऊपर है तो 15%, 2 करोड़ से ऊपर है तो 25%, 5 करोड़ से ऊपर है तो 37%। बट वो जो 112 वाला 112A वाला 111A वाला शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड डिविडेंड इनकम है, उसके केस में बेटा मैक्सिमम सजा 15% ही होगा, भले वो 2 करोड़ से ऊपर क्यों नहीं जा रहा, मैक्सिमम बोल रहा हूं। जहां पे एप्लीकेबल नहीं है तो वहां पे एप्लीकेबल नहीं है, जहां 10% एप्लीकेबल है वहां 10% लेना है, बट मैक्सिमम 15% है। तो इस तरीके से आप वहां पे सरचार्ज एचईसी लेकर के 115 बीएससी के अकॉर्डिंग टैक्स निकाल लोगे। अब आपको यह देखना है कि कौन सा टैक्स वहां पे आपका बेटर आ रहा है। जो नॉर्मल प्रोविजन के अकॉर्डिंग हमने निकाला था एएमटी के साथ में या विदाउट एएमटी भी हो सकता है वो, या 115 बीएससी के अकॉर्डिंग जो भी बेनिफिशियल बनता है, ठीक है, वो वहां पे अपने को ले लेना है। उसके बाद में वो जो टोटल टैक्स लायबिलिटी, चाहे वो 115 बीएससी के अकॉर्डिंग हो या नॉर्मल प्रोविजन के अकॉर्डिंग, चाहे वो एएमटी भी हो सकता है नॉर्मल के अंदर या नॉर्मल टैक्स भी हो सकता है, उसमें से टीडीएस टीसीएस एडवांस टैक्स अगर कोई पे किया तो क्रेडिट दे देंगे। एएमटी क्रेडिट पहले का अगर कोई पड़ा था तो उसको भी क्रेडिट दे देंगे, और वो नेट टैक्स लायबिलिटी या नेट टैक्स वहां पे रिफंड भी हो सकता है, ठीक है। वो जो टैक्स पेबल आएगा बेटा, ये टैक्स पेबल आएगा, उसको भी नियरेस्ट 10 को मल्टीपल में आपको क्या कर देना है, ठीक है, राउंड ऑफ कर देना है। ये चीज ध्यान रखना। तो ये मैंने आपको स्टेप्स बताए बेटा वहां पे आपको कि ये तरीके से
टोटल इनकम कंप्यूट करने का वहां पे स्टेप्स है। अब हम चलते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ, जो क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा, सो दैट इट विल बी इजियर फॉर यू। मैं आपके स्टडी मटेरियल मॉड्यूल के अंदर जो टोटल इनकम के क्वेश्चन दे रखे हैं उनमें से ही मैं सीधा क्वेश्चन लेता हूं। अच्छा, ये ग्रीन है तो थोड़ा सा वो पीछे बैकग्राउंड में दिख रहा होगा, चलो कोई नहीं। तो टेस्ट योर नॉलेज के जो टोटल इनकम क्वेश्चंस है ये आपके स्टडी मटेरियल में भी अलग अलग तरीके से इंक्लूड है। आपकी जो बुक है उसके अंदर भी ये सारे क्वेश्चंस है वहां पे। मैं स्टडी मटेरियल इसलिए ले रहा हूं बेटा क्योंकि इंस्टीट्यूट डायरेक्टली स्टडी मटेरियल से ही एडजस्टमेंट बना के पूछता है, और जनरली रिपीटेड क्वेश्चन नहीं आएंगे, बट जो मतलब मैं अपने सोर्सेस से नहीं बोलूंगा, लेकिन थोड़े बहुत मतलब कॉन्टैक्ट्स है जो कि पेपर सेटर्स है या जो भी मतलब ये काम करते हैं, ज्यादा मैं उसको बारे में बात नहीं कर सकता, उनसे जो थोड़ा सा मैंने बातचीत में जो गाइडेंस समझा है मैंने, उससे एक चीज साफ निकल के आती है कि जो भी पेपर बनेगा वो आपका मॉड्यूल से बनेगा, और मॉड्यूल में सीधी सी बात है क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा। टेक्स्ट की बात कर रहा हूं, डायरेक्ट टेक्स्ट की बात कर रहा हूं मैं सिर्फ और सिर्फ अभी, लेकिन हो सकता है कुछ एडजस्टमेंट, अच्छे एडजस्टमेंट है ना। मैं भी अगर एज ए एग्जाम में पेपर बनाऊंगा तो मुझे कोई अच्छा एडजस्टमेंट दिखेगा तो एक लालच होता है कि ये बच्चों को पूछना चाहिए, तो एज इट इज एडजस्टमेंट वहां पे पूछा जा सकता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके। तो इसलिए वहां पे ऑलमोस्ट ये सब ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन आपने नहीं किए, बेटा ये सारे क्वेश्चन आपने कर लिए, बट मैं डायरेक्टली इसी को बेस लेकर के चल रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है अपना टेस्ट योर नॉलेज का, वो हम पहले डिस्कस कर रहे हैं कि मिस चार्ली जो है एन अमेरिकन नेशनल है, अमेरिकन नेशनल है, रेसिडेंट यहां पे कोई बात नहीं करी है, अमेरिकन नेशनल है, गॉट मैरिड टू मिस्टर राधे ऑफ इंडिया इन यूएसए ऑन 2 मार्च 2022, लास्ट ईयर में इसने शादी करी मार्च में, एंड केम टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 16 मार्च 2022, ये लास्ट ईयर में इंडिया भी आ गई मिस चार्ली। She left for USA on 19 September 2022, करंट ईयर में 19 सितंबर को इंडिया से चली गई। She returned to India again on 27 March 2023. While in India, she had purchased अच्छा यहां पे क्या बोला कि वो वापस 27 मार्च 2023 को आई और फिर 31 मार्च तक वो इंडिया में ही रही। तो ये इंफॉर्मेशन आपको जो दे रखी है, इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आपको रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करना पड़ सकता है। ये देखो क्वेश्चन, अच्छा सेम टाइप के क्वेश्चन आपको केस बेस्ड सिनेरियो में भी पूछे जा सकते हैं, सेम टाइप के क्वेश्चन। तो देखो यहां पे डिटरमाइन हर रेसिडेंशियल स्टेटस एंड कंप्यूट द टोटल इनकम चार्जेबल टू टैक्स अलोंग विद द अमाउंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑन सच इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 2023-24। अब आप यहां पे देखोगे ना, यहां पे क्वेश्चन साइलेंट है, कुछ नहीं बोल रहा है कि 115 बीएससी में कंप्यूट करना है कि नॉर्मल प्रोविजन के अकॉर्डिंग करना है, सीधी सी बात क्वेश्चन साइलेंट है। तो जब क्वेश्चन साइलेंट होगा बेटा तो अपनों को दोनों तरीके से कंप्यूट करना पड़ेगा, दोनों तरीके से कंप्यूट करना पड़ेगा, समझना बात को यहां पे। अब यहां पे आगे क्या बोल रहा है कि वाइल इन इंडिया शी हैड परचेज अ शोरूम इन मुंबई ऑन 30 अप्रैल 2022 विच वॉज लीज्ड आउट टू अ अच्छा अभी मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, अभी देखो क्वेश्चन मैं रीड कर रहा हूं, आप भी उसी अप्रोच से क्वेश्चन रीड करो और अपने दिमाग में कैलकुलेशन आना चाहिए। ओके, तो इंडिया में कब से कब तक रही वहां पे, तो इंडिया में रही 1 अप्रैल से, देखो ना 16 मार्च को इंडिया आ गई थी, उसके बाद में 19 सितंबर को जा रही है, तो 16 मार्च से काउंट नहीं करोगे बेटा, 1 अप्रैल 2022 से काउंट करोगे टू 19 सितंबर 2022 तक वहां पे आप काउंट करोगे। अब मैं बेटा क्योंकि आपको मेरे को जल्दी जल्दी करवाना है तो इन दैट केस मैं डेज वगैरह काउंट करने नहीं बैठने वाला हूं, मैं डायरेक्टली यहाँ पे आंसर में डेज देख लूंगा कि इतना डेज ये इंडिया में रही, सिर्फ आपको मैं कैलकुलेशन बताऊं, तो आपके दिमाग में कैलकुलेशन क्वेश्चन पढ़ते हुए चलना चाहिए। वापस वो इंडिया में आती है 27 मार्च 2023 को और फिर वो इंडिया में ही थी, तो यहां से 31 मार्च 2023 तक फिर से इंडिया में थी। अब आप ये डेज वहां पे काउंट कर लो और दिमाग में कैलकुलेशन ले लो कि वो रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट है। तो यहां पे तो मेरे को लग रहा है कि वो नॉन रेसिडेंट है, सिंपल सी जहां तक बात है, फिर भी आप अपने हिसाब से कैलकुलेशन करके देख लेना। आगे बढ़ते हैं, विच वॉज अच्छा क्या किया, वाइल इन इंडिया शी हैड परचेज अ शोरूम इन मुंबई ऑन 30 अप्रैल 2022, 30 अप्रैल को इसने खरीदा है, विच वॉज लीज्ड आउट टू अ कंपनी ऑन अ रेंट ऑफ 25,000 पर मंथ फ्रॉम 1 मई 22। तो बेटा 1 मई से किराए पे दिया जा रहा है, तो 11 महीने का आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कंप्यूट करना पड़ सकता है। शी हैड टेकन अ लोन फ्रॉम अ बैंक
for purchase of this showroom on which bank had charged interest of rupees 97,500 up to 31st March 2020. That's fine, कोई दिक्कत नहीं है. She had received the following cash gift from her relatives and friends during 1st April 20 to 31st March 2023. गिफ्ट मिला है फ्रॉम पेरेंट्स ऑफ हस्बैंड, हस्बैंड के पेरेंट्स से मिला है 51,000, दिमाग में आना चाहिए, रिलेटिव से मिला है, एग्जेम्प्ट हो जाएगा. फ्रॉम मैरिड सिस्टर ऑफ हस्बैंड, ये भी रिलेटिव है, मैरिड सिस्टर ऑफ हस्बैंड इज ऑल्सो रिलेटिव, ये भी क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट. इनका टोटल भले आप करके देखोगे वहां पे. फ्रॉम टू वेरी क्लोज फ्रेंड्स ऑफ अर हस्बैंड 1,51,000 एंड 21,000, ये हस्बैंड के फ्रेंड से मिला, कोई रिलेटिव से नहीं मिला है, कोई शादी पे भी गिफ्ट नहीं मिला है बेटा. तो इन दैट केस ये पूरा 1,72,000 क्या हो जाएगा 56,210 के अकॉर्डिंग टैक्सेबल, और ये वहां पे आपका क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा. तो रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना है और वहां पे टोटल इनकम निकालना है. दूसरा क्या बोलता है, वुड हर रेसिडेंशियल स्टेटस अंडरगॉन एनी चेंज, इसके ऊपर हम बाद में बात करते हैं. ठीक है, तो यहां पे देखो बेटा, सबसे पहले रेसिडेंशियल स्टेटस निकालोगे तो मैंने आपको ये डेज कैलकुलेट करके दे दिया था, तो देखोगे तो आप मतलब ये पहले आपने कंडीशन यहां पे लिख दिया. मैं ये काफी हद तक मतलब प्रोविजनल बेस्ड क्वेश्चन है, तो ये आप यहीं पे रेफर कर सकते हो. कैसे कंप्यूट टोटल इनकम करेंगे, टैक्स लायबिलिटी, वो मैं आपको स्टेप्स के साथ में बताऊंगा. तो सबसे पहले आपने देखो यहाँ पे रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करने के लिए कंडीशन लिख दिया. सर क्या पूरा डिटेल में लिखना पड़ेगा? बेटा 14 मार्क्स का क्वेश्चन है और टोटल इनकम में ज्यादा डेटा है नहीं है, तो थोड़ा सा कंडीशन आपको लिखना पड़ेगा. थोड़ा बहुत आप वहां पे अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो. ठीक है, अगर सेक्शंस वगैरह, अगर मैं फिर से बोलता हूं, सेक्शन अगर 300% श्योर नहीं है तो डोंट राइट, बट कंडीशंस वगैरह लिखना पड़ेगा. थोड़ा सा प्रोविजनल पार्ट आपको वहां पे लिखना पड़ेगा. और उसके बाद में यहां पे देखो ये कैलकुलेशन दे रखा है, ये 1 अप्रैल 22 97, ये 172 डेज, और ये आपका 5 दिन होता है. टोटल 177 डेज इंडिया में रही है. तो 177 डेज के अकॉर्डिंग तो फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं हो रही है, सेकंड हो सकती है, बट सेकंड में क्या बोलता है कि करंट ईयर में 60 डेज प्लस प्रीसीडिंग जो 4 ईयर्स है उसमें 365 डेज इंडिया में रहना पड़ेगा. तो चार्ली तो पहली बार ही मार्च में इंडिया में आई है, तो ये देखो मार्च में है ना, यहां पे 16 दिन ही इंडिया रही थी. ये देख लो, चार्ली वहां पे पहली बार कब इंडिया आई थी, पहली बार इंडिया आई थी 16 मार्च 2022 को इंडिया आई थी, है ना, 22 को. तो इन दैट केस लास्ट ईयर में 16 दिन इंडिया में रही है, उससे पहले तो इंडिया रही नहीं है, तो 16 दिन. तो बेटा इस केस में यहां पे कोई भी कंडीशन सेक्शन 6(1) का सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, वो स्टे इन इंडिया फॉर लेस देन 182 डेज है. प्लस वहां पे आपका सेकंड कंडीशन चेक करते हैं तो 60 डेज से ज्यादा है, बट लेस देन 365 डेज है. देयरफॉर में चार्ली क्या हो जाएगा, चार्ली क्या हो जाएगी, सॉरी, चार्ली हो जाएगी नॉन रेसिडेंट. क्या हो जाएगी, नॉन रेसिडेंट हो जाएगी, नॉन रेसिडेंट. अब बेटा वो चार्ली नॉन रेसिडेंट हो गया है, हो गई है, हो गया यानी हो गई है. क्वेश्चन नंबर वन यहां पे मैं आपको बोलता हूं कि सबसे पहले आपको रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना था, तो प्रोविजन लिखने का है. क्या लिखने का है, प्रोविजन लिखने का है. क्या हो गया, ओके. सो क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसके अंदर सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले बेटा वहां पे आप रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करोगे, रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस चार्ली. अब मैं बेटा यहां पे कंडीशन वगैरह तो नहीं लिख रहा हूं, ठीक है, वो आपने देख लिया है किस तरीके से, तो वो आपको लिखना है. तो सीधी सी बात है, वो कौन है, वो हो नॉन रेसिडेंट है. शी इज नॉन रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट है क्योंकि वो एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है. तो सबसे पहले वो जो चार्ली है, क्या प्रॉब्लम हो रहा है, नॉन रेसिडेंट है, ये चीज क्लियर हो गई है अपने को.
अब वो जो नॉन रेसिडेंट है उसके बेसिस पे अपने को टोटल इनकम कंप्यूट करना पड़ेगा। तो कंप्यूट करेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, एंड आई गेस वहां पे टैक्स लायबिलिटी भी कंप्यूट करने को बोला है, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड यस टैक्स लायबिलिटी ऑल्सो। टैक्स एंड टैक्स लायबिलिटी, ये आपका फॉर्मेट रहेगा फॉर मिस चार्ली फॉर असेसमेंट ईयर 2023-24। दिस वे आपको एक फॉर्मेट बना करके कंप्यूटेशन करना पड़ेगा, पर्टिकुलर्स अमाउंट और उसके बाद में सबसे पहले चार्ली को कौन से हेड से इनकम है, तो चार्ली को है यहां पे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। थोड़ा सा टेक्निकल इश्यूज हो रहे हैं, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हम लोग निकालेंगे। तो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में कौन सा इनकम आएगा, वही इनकम आएगा जो उसने एक शोरूम खरीदा था, और शोरूम जो खरीदा था उसने, उस शोरूम का बेसिकली रेंट कितना था पर मंथ। तो आप देखोगे तो यहां पे रेंट था 25,000 पर मंथ, और फर्स्ट मई से रेंट पे उसने दिया था। तो फर्स्ट मई से रेंट दिया था, इसका मतलब 11 मंथ्स का रेंट वहां पे उसको मिला होगा। तो ग्रॉस एनुअल जो वैल्यू होगा जीएवी, वो डायरेक्टली यहां पे आ जाएगा 25,000 इंटू 11, और ये होता है 25,000 इंटू 11 2,75,000। अब इस 275 में से म्युनिसिपल टैक्सेस तो कुछ है नहीं, बट यहां पे हम लोग क्या दे देंगे, स्टैंडर्ड डिडक्शन। अब स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना है, 30% इसका स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है, और वो होता है 82,500। अब ये स्टैंडर्ड डिडक्शन दे देंगे तो फिर अच्छा, साथ में फिर वहां पे एक लेस 24A के अंदर स्टैंडर्ड, दूसरा 24B के अंदर, 24B के अंदर जो इंटरेस्ट का डिडक्शन होता है, इंटरेस्ट ऑन लोन, वो भी ड्यूरिंग द ईयर वहां पे अक्रू हुआ है। जैसा कि आप क्वेश्चन में देखोगे तो टोटल इंटरेस्ट 97,500 अक्रू हुआ था अप टू 31 मार्च 2023, 97,500। तो वो भी आप 97,500 भी डिडक्शन दे दोगे। अगर आप इसमें से डिडक्शन दे दोगे 275 माइनस 82,500 एंड माइनस 97,500, तो इन दैट केस 95,000 आ जाएगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ जाएगा। इसके अलावा वहां पे उसको गिफ्ट भी मिले हैं, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आ जाएगा। लेकिन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आप देखोगे तो 3 तरह का गिफ्ट है। अब वो 3 तरह गिफ्ट है, उसमें से जैसे 2 गिफ्ट एग्जेम्प्ट हो रहा है, जो उसके इन लॉज से मिल रहा है वो एग्जेम्प्ट है, एंड दूसरा वहां पे उसकी जो सिस्टर इन लॉ से मिल रहा है वो भी क्या है, एग्जेम्प्ट है। बट आपको लिखना पड़ेगा वहां पे, जो पेरेंट्स ऑफ हस्बैंड से गिफ्ट मिल रहा है 51,000 का, एंड मैरिड सिस्टर ऑफ हस्बैंड से मिल रहा है 11,000 का, यह आपका एग्जेम्प्ट होगा। तो बाकायदा आपको लिखना पड़ेगा। तो चाहो तो आप नीचे नोट में लिख सकते हो, और चाहो तो आप यहां पे स्टेटमेंट में लिख करके भी कर सकते हो। तो यहां पे मैं प्रेफर करूंगा कि आप ऐसी चीज यहीं पे लिखो, तो गिफ्ट फ्रॉम पेरेंट्स, गिफ्ट फ्रॉम पेरेंट्स ऑफ हस्बैंड, पेरेंट्स ऑफ हस्बैंड। थोड़ा प्रेजेंटेशन को मेरा आप इग्नोर कीजिएगा क्योंकि थोड़ा सा पेन का प्रॉब्लम है, और दूसरा मैं भी जल्दबाजी में कर रहा हूं। तो ₹51,000 का जो गिफ्ट है वो आपका फुल्ली एग्जेम्प्ट है। क्या है वो, एग्जेम्प्ट। लिख दिया एग्जेम्प्ट, वहां पे आप लिख देना, क्योंकि आप चाहो तो नोट में या इधर लिख देना, एज रिसीव फ्रॉम रिलेटिव्स। दूसरा गिफ्ट फ्रॉम सिस्टर ऑफ हस्बैंड, सिस्टर ऑफ हस्बैंड वो है 11,000 का, वो भी क्या है, एग्जेम्प्ट, वो भी एग्जेम्प्ट है। और इसके नीचे या नोट में कहीं पे भी आपको ठीक लगे लिख सकते हो, एज बोथ आर रिसीव्ड फ्रॉम रिलेटिव्स, फ्रॉम रिलेटिव्स, तो एग्जेम्प्ट होगा। बट जो थर्ड गिफ्ट आप देखोगे वहां पे, गिफ्ट फ्रॉम फ्रेंड्स ऑफ हस्बैंड,
फ्रेंड्स ऑफ हस्बैंड, वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा, क्योंकि वो आपका एक्सीडिंग ₹50,000 है। तो इन दैट केस वो सेक्शन 56(2)(10) में क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। तो अब यहां पे आपको 1,72,000, आई गेस 1,72,000 था, 1,72,000, यस 172 वो टैक्सेबल कर देना है, 1,72,000 टैक्सेबल कर देना है, और ये हो जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। और किसी और हेड में इनकम है नहीं इसका, तो 172 प्लस 95,000 ये ग्रॉस टोटल इनकम होता है 2,67,000 जीटीआई आ गया। अब बेटा यहां पे कोई चैप्टर 6 से डिडक्शन तो है नहीं, क्योंकि अगर उसने इंटरेस्ट का पेमेंट भी किया है, प्रिंसिपल का पेमेंट नहीं किया, तो यह हो गया ग्रॉस टोटल इनकम, और इसी में से आपको वहां पे चैप्टर 6A डिडक्शन लेस कर देना है, और यहां पे इस केस में कुछ नहीं है, तो सेम अमाउंट यहां पे नेट टोटल इनकम आ जाएगा 2,67,000। नाउ इस एनटीआई के ऊपर आपको टैक्स निकालना है। अब वो टैक्स, क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट है, तो सबसे पहले आपको जो टैक्स निकालना है वो टैक्स एज पर नॉर्मल प्रोविजन निकालना है। 115 बीएससी के अकॉर्डिंग भी निकालना पड़ेगा, बट यहां पे आपको पहले नॉर्मल प्रोविजन के अकॉर्डिंग निकालना है। तो टैक्स ऑन एनटीआई ₹2,67,000, भले ही वो नॉन रेसिडेंट है, बट स्लैब रेट से, क्योंकि नॉर्मल इनकम है, स्लैब रेट से टैक्स आ जाएगा। तो स्लैब रेट से जब टैक्स निकालने जाएंगे तो फर्स्ट 2,50,000 इन दिस केस बीसीएम से लिमिट होगा, वहां पे नील हो जाएगा, एंड बैलेंस कितना, 17,000 के ऊपर 5% की रेट से टैक्स आ जाएगा। तो 17,000 इंटू 5% होता है 850 आपका टैक्स आ गया। अभी जो 850 का टैक्स आ गया है, इस 850 के टैक्स में आप चेक करोगे क्या रिबेट मिलेगा क्या? नहीं सर, रिबेट नहीं मिलेगा, क्योंकि वो नॉन रेसिडेंट है। ये देखो अभी रेसिडेंशियल स्टेटस का इंपॉर्टेंट आ गया। तो हर स्टेप आप सोच के चलोगे, रिबेट मिलेगा कि 87 का नहीं मिलेगा, क्या सच्चा जा रहा है, बिल्कुल नहीं आएगा सर, क्योंकि वहां पे आपका टोटल इनकम कितना है, 50 लाख से कम है। तो एक चीज अपने को ऐड करनी पड़ेगी, और वो रहेगी हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, HEC, और HEC आपको 4% से लेना पड़ेगा। तो 850 इंटू 4% कितना होता है, 34 रुपीज है। अच्छा, टोटल इनकम को राउंड ऑफ करने की जरूरत नहीं, वो ऑलरेडी राउंडेड ऑफ था, तो ये आपका 34 रुपीज हो गया। ये 34 रुपीज ऐड किया, प्लस 850 होता है 884, और इसको आप राउंड ऑफ कर लोगे 880, वहां पे आ जाएगा टैक्स पेबल। ये आपने जो टैक्स निकाला है, ये एज पर नॉर्मल प्रोविजन निकाला है, टैक्स, ठीक है। ये देखिए 880 आपका टैक्स आ गया। अब यहां पे क्योंकि कुछ जीएवी जो म्युनिसिपल वैल्यू फेयर नहीं दे रखा है, तो उसी को जीएवी ले लिया, तो नोट वगैरह आप देख लेना, ये गिफ्ट का आपको मैंने बता दिया है, हमने ऊपर ही लिख दिया, यहां पे नोट में लिखा हुआ है। अब देखो बेटा, यहां पे आपको समझना ये 87 का रिबेट क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि वो नॉन रेसिडेंट है। अब यहां पे समझने की जरूरत है, क्योंकि क्वेश्चन था साइलेंट। अब साइलेंट क्वेश्चन के केस में आपको 115 बीएससी में टैक्स निकालना पड़ेगा। तो सेकेंड वहां पे मैं बोलू टैक्स एज पर सेक्शन 115 बीएसी। अब बेटा एक बात बोलू, यहां पे सीधी सी बात है, पहली बात तो यहां पे कोई ऐसी इनकम है नहीं। देखो हाउस प्रॉपर्टी इनकम है, और ये हाउस प्रॉपर्टी आपका कौन सा वाला है, ये लेट आउट प्रॉपर्टी है, तो एलओपी में इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है 115 बीएसी, अगर वहां पे लेके चलते हैं। अगर ये एसओपी होता तो एसओपी में फिर ये 24B में इंटरेस्ट का डिडक्शन नहीं मिलता। ये चीज ध्यान रखना, 115 बीएसी में अगर ये एसओपी होता तो ये इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन नहीं मिलता, लेकिन क्योंकि ये एलओपी है तो यहाँ पे 115 बीएसी में इसका डिडक्शन मिल जाएगा, तो हाउस प्रॉपर्टी इनकम सेम रहेगा, प्लस अदर सोर्स इनकम में भी ऐसा कोई डिडक्शन नहीं है तो वो भी सेम रहेगा। तो कुल मिला के 115 बीएसी में भी जो नेट टोटल इनकम रहेगा ना, वो सेम रहेगा, ₹2,67,000। अब अगर इसके ऊपर भी आप टैक्स निकालने जाओगे 115 बीएसी के अकॉर्डिंग, तो बेटा फर्स्ट 2,50,000 तो कोई टैक्स नहीं होगा, नो टैक्स निल, और यहां पे भी जो बैलेंस 17,000 है उसके ऊपर वहां पे आपका टैक्स कितना आएगा, 5%,
और वो कितना है आपका 850, हमने ऊपर ये भी निकाला, सेम 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 रहेगा, यहाँ पे 850 रहेगा। तो ये आ गया बेसिक टैक्स। यहाँ पे भी रिबेट विबेट नहीं मिलेगा, 87 का रिबेट नहीं मिलेगा, लेकिन इसमें HEC आपको ऐड कर देना है। सेम HEC में कोई दिक्कत नहीं है, @4%, ठीक है। तो कितना होता है 34 रुपीज ऐड कर देंगे, तो 884 जो राउंड ऑफ करके आपका हो जाएगा 880 हो जाएगा। इस तरीके से आपको अप्रोच लेकर के चलने का है, इस तरीके से आपको अप्रोच लेकर के चलने का है, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब बेटा ये तो एक पार्ट हुआ इसका, सेकंड पार्ट अभी भी और भी बाकी है। अगर आप सेकंड पार्ट देखोगे तो क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या बोलता है, क्वेश्चन का सेकंड पार्ट बोलता है वुड हर रेसिडेंशियल स्टेटस अंडरगो एनी चेंज assuming that she is a person of Indian origin and her total income from Indian source is 18 lakh rupees and she is not liable to tax in USA। तो बेटा यहां पे आपका मालूम है एक पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के लिए जो बेसिकली आप देखोगे तो एक तो कॉन्सेप्ट पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कमिंग फॉर अ विजिट टू इंडिया, क्योंकि यहां पे बेसिकली मतलब कोई बिजनेस करने तो आ नहीं रही है, तो विजिट टू इंडिया मानेंगे। तो उस केस में अगर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है एंड ठीक है, उसके केस में उसका टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग फॉरेन सोर्स का इनकम, एक्सक्लूडिंग फॉरेन सोर्स का इनकम, ये बोला है ना हर टोटल इनकम फ्रॉम इंडियन सोर्स 18 लाख, वो 15 लाख से ज्यादा है, 15 लाख से ज्यादा है, 15 लाख से ज्यादा है। तो इन दैट केस बेटा मालूम है हम सेकंड कंडीशन चेक करते हैं, सेकंड कंडीशन चेक करते हैं, ठीक है। और अच्छा यहां पे ये सीधी सी बात है, कोई विजिट के लिए, सॉरी ये विजिट के लिए नहीं आ रही है, विजिट के लिए नहीं आ रही है, तो इस केस में आपका सीधी सी बात है सेकंड कंडीशन चेक होगा। और सेकंड कंडीशन में हमने देख लिया था कि आप एप्लीकेबल ही नहीं हो रहा है, सेकंड कंडीशन चेक हुआ। दूसरी बात बोल रहा हूं मैं, हाँ सॉरी, एक सेक्शन वहां पे आपका डीम्ड रेसिडेंट का आता है, सेक्शन 61A डीम्ड रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट आता है। डीम्ड रेसिडेंट के बाद केस में क्या बोलता है कि अगर इंडियन सिटीजन है और इंडियन सिटीजन के केस में जो उसका टोटल इनकम 15 लाख से ज्यादा है और किसी और कंट्री में टैक्स नहीं पे करना है, तो इन दैट केस वो डीम टू बी रेसिडेंट हो जाएगा। बट यहां पे ये डीम रेसिडेंट नहीं हो पाएगी। रीजन क्या है, रीजन ये है कि ये इंडियन सिटीजन नहीं है, ये पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, पर्सन ऑफ इंडियन। और तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कभी भी आपका इंडियन सिटीजन नहीं होता है, तो इन दैट केस भी इसका रेसिडेंशियल स्टेटस सेम ही रहेगा। और रेसिडेंशियल स्टेटस अगर सेम है तो उस केस में ऐसा कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ये देख लीजिए आप, यहाँ पे पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन वाला देखने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ऑलरेडी वहां पे सेकंड कंडीशन हमने चेक कर लिया था। हालांकि ये बोल रहा है कि 18 लाख, तो ऑलरेडी हम तो पहले से ही सेकंड कंडीशन चेक कर रहे थे, ठीक है। तो ये चीज ध्यान देने की जरूरत है। अब यहां पे आपका आ जाता है ओके, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें खाली टोटल इनकम कंप्यूट करने को बोला है, तो मैं उसके ऊपर दिमाग नहीं लगाऊंगा एक बार, ठीक है। टोटल इनकम तो आप कंप्यूट कर सकते हो, हम बात करते हैं स्पेशली मैं आपको टैक्स कैसे कंप्यूट करना और स्पेशली जो 115 BAC और नॉर्मल प्रोविजन के अकॉर्डिंग करना, उसके ऊपर मैं थोड़ा सा फोकस ज्यादा कर रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हम डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 3 है, मिस पूर्वी एज 55 ईयर्स इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो क्वेश्चन आपका देखो इंडिविजुअल है, एज 55 ईयर्स है, मतलब सीनियर सिटीजन नहीं है। चार्टर्ड अकाउंटेंट मतलब एक प्रोफेशनल है, तो प्रोफेशनल केस में अगर उसका ग्रॉस 50 लाख से ऊपर है तो उसको टैक्स भी करवाना पड़ेगा। और ड्यू डेट उस केस में वहां पे रिटर्न फाइलिंग का क्या हो जाएगा, 31 अक्टूबर हो जाएगा, ठीक है। इन प्रैक्टिस शी मेंटेन, ये सब यही से सोचने का होता है। शी मेंटेन्स हर अकाउंट्स ऑन कैश बेसिस, ओके वेरी गुड। अब अपना ये बुक्स मर्केंटाइल सिस्टम पे फॉलो नहीं करती, कैश बेसिस फॉलो करती है। हर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दे रखा है। बेटा सबसे पहले आप क्या करो, जब ऐसे क्वेश्चंस दो तो जो आपका डेटा बेसिकली जो ज्यादा काम का है वो देख लिया करो, मतलब जैसे कि इनकम वगैरह जो है पहले उसको देखो, ताकि उसके बेस पे आपको डिसाइड करना है आगे क्या करना है। तो ऑडिट फीस मिला है, टैक्सेशन सर्विसेज के लिए इतना फीस मिला है और कंसल्टेंसी का इतना मिला है। ये टोटल इसका प्रोफेशनल रिसीट है, सब मिला के 55 लाख होता है बेटा। यहां पे देखो आप 50 लाख से ज्यादा इसका ग्रॉस रिसीट है, मतलब इसको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन भी करनी थी, जो कर रही है, कैश बेसिस पे कर रही है, एंड इसको ऑडिट भी करवाना पड़ेगा। और ऑडिट करवाने के लिए ड्यू डेट क्या होगा, ड्यू डेट होगा 31, रिटर्न फाइलिंग का ड्यू डेट 31 अक्टूबर हो जाएगा। आगे देखो P&L के जो बेसिकली इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में दे रखा है, डिविडेंड ऑन शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड ऑन इंडियन कंपनी, ग्रॉस अमाउंट दे रखा है। कई बार ये स्टूडेंट को कंफ्यूज करता है, सर ग्रॉस नहीं लिखा है तो जब तक
टीडीएस डिडक्ट करके मिला है ऐसा आपको वहां पे कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दिख रहा है तो उसको ग्रॉस ही माना करो। ऑल्दो यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रॉस तो इसको ग्रॉस पकड़ना है डिविडेंड, बट ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगा। इनकम फ्रॉम यूटीआई ये भी ग्रॉस है वहां पे, ओके ये भी मिला है, बट बता दूं मैं आपको, ठीक है, इनके ऊपर आपका टीडीएस भी एप्लीकेबल हो सकता है, ये चीज आपको समझने की जरूरत है। उसके बाद में ऑनरेरियम रिसीव फ्रॉम वेरियस इंस्टीट्यूशंस फॉर वैल्यूएशन ऑफ आंसर पेपर्स, ये आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगा। एंड रेंट रिसीव फ्रॉम रेसिडेंशियल फ्लैट जो कि लेट आउट है, ये आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आएगा। अब एक्सपेंडिचर साइड में आ जाओ, सैलरी टू स्टाफ दैट्स फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। स्टाइपेंड टू आर्टिकल असिस्टेंट ये भी ठीक है। इंसेंटिव टू आर्टिकल असिस्टेंट ये भी ठीक है, ठीक है। ऑफिस रेंट बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रिंटिंग स्टेशनरी ठीक है। मीटिंग एंड सेमिनार कॉन्फ्रेंसेस सीए के लिए खर्चा तो होता ही है। परचेज ऑफ कार ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ओके। रिपेयर्स मेंटेनेंस एंड पेट्रोल ऑफ कार, ठीक है, ये आपका दे रखा है। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस दे रखा है। एंड म्युनिसिपल टैक्सेस इन रिस्पेक्ट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, तो ये भी आपका गड़बड़ है। और ये नेट प्रॉफिट आ रहा है 9,28,224 का नेट प्रॉफिट आ रहा है। अब आगे इंफॉर्मेशन देखा, अलाउबल रेट ऑफ डिप्रिसिएशन ऑन मोटर कार 15% है, ठीक है सर। वैल्यू ऑफ बेनिफिट रिसीव, अच्छा मोटर कार कब खरीदा ये इंफॉर्मेशन नहीं दे रखा है, तो बेटा इस केस में अपने को अज्यूम करना, अच्छा खरीदा करंट ईयर में खरीदा, इसीलिए तो पीएनएल के एक्सपेंडिचर साइड में आ रहा है, तो खरीदा करंट ईयर में, बट डेट क्या है वो डेट नहीं मालूम ना, तो पुट टू यूज का सिचुएशन में आपको अप्रोप्रिएट एजम्पशन लेना पड़ेगा। सर हम क्या ले, आप पुट टू यूज 180 डेज और मोर भी मान सकते हो और लेस भी मान सकते हो, आपने जो भी माना है प्रॉपर तरीके से एजम्पशन लिख करके करोगे आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। जनरली आप मोर ही मानो, आप एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने क्लाइंट का फायदा ही करवाओगे, ठीक है। अब आगे वहां पे दे रहा है कि वैल्यू ऑफ बेनिफिट रिसीव फ्रॉम क्लाइंट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोफेशन इज 10,000, ये प्रोफेशन इनकम है इसका, ठीक है, जो इंक्लूड नहीं कर रखा है तो ये टैक्सेबल होगा। इंसेंटिव टू आर्टिकल असिस्टेंस रिप्रेजेंट अमाउंट पेड टू रेसिडेंशियल टू आर्टिकल असिस्टेंट फॉर पासिंग आईपीसी एग्जामिनेशन फर्स्ट अटेम्प्ट, दैट्स फाइन, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। आपने अपने एक आर्टिकल को, ठीक है, मोटिवेट किया है, उसको पुश किया है, तो ये उसके प्रोफेशन से रिलेटेड ही माना जाएगा, ठीक है, ताकि दूसरे लोगों को भी मोटिवेशन मिलेगा, वो पढ़ेंगे अच्छे से काम करेंगे ऑफिस के अंदर, तो बिल्कुल अलाउ हो जाएगा। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ कार इंक्लूड 2,000 फॉर द पीरियड ऑफ 1 अक्टूबर 22 से लेके 30 सितंबर 23। अब कई लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, वो बोलेंगे सर अभी तो 1 अक्टूबर 22 से लेके 31 मार्च 23 तक लेना है, उसके बाद का जो 6 महीने का मतलब 1000 डिसअलाउ हो जाएगा। बेटा ऊपर ही देखो क्या लिखा है, वो अपनी बुक्स कैश बेसिस पे फॉलो करती है, इसीलिए बोलता हूं आप क्वेश्चन को पढ़ते टाइम एनालिसिस करना स्टार्ट करो, कैश बेसिस फॉलो करती है, तो जो भी पेमेंट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर पे किया है पूरा का पूरा अलाउ हो जाएगा, ओके। आगे सैलरी इंक्लूड्स 30,000 टू अ कंप्यूटर स्पेशलिस्ट इन केस ऑफ असिस्टिंग मिस पूर्वी इन वन प्रोफेशनल असाइनमेंट, ठीक है। तो यहां पे 30,000 जो कंप्यूटर स्पेस को पे किया, कैश में पे किया 10,000 से ज्यादा, तो 40A3 के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, डिसअलाउ। द ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस इंक्लूडेड एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन फॉरेन टूर ऑफ 32,000 व्हिच वाज विद इन द आरबीआई नॉर्म्स, दैट्स फाइन, कोई दिक्कत नहीं है, इसका डिडक्शन मिल जाएगा। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, ये अभी चैप्टर 6 डिडक्शन आ गया। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन द हेल्थ ऑफ डिपेंडेंट ब्रदर नहीं मिलेगा भाई, एटीडी में नहीं मिलेगा, पेरेंट्स है वहां पे और चिल्ड्रन है वहां पे। एंड मेजर सन डिपेंडेंट ऑन हर अमाउंट ₹5,000 10,000 रेस्पेक्टिवली पेड इन कैश, दोनों के लिए नहीं मिलेगा। सर सन के लिए तो मिलना चाहिए ना, नहीं मिलेगा क्योंकि कैश में पे किया है, बात खत्म। कैश में एटीडी में डिडक्शन नहीं मिलता है, अदर देन कैश पे करना पड़ता है, खाली प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का कैश में मिलता है, तो यहां पे दोनों का डिडक्शन नहीं मिलेगा। ये क्वेश्चन को पढ़ते टाइम एनालिसिस कर लेना है। शी इन्वेस्टेड एन अमाउंट ऑफ ₹10,000 नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। बेटा कई लोग क्या करते हैं कि सर अभी तो हम मतलब जब एग्जाम में जब पढ़ते टाइम तब तो दिमाग में आएगा, लेकिन जब सॉल्व करते टाइम भूल जाए, अरे ऐसे कैसे भूल सकते हो, अभी अभी तो पढ़ा है आपने, मतलब अभी मतलब जब एग्जाम टाइम पे पढ़ा है, क्वेश्चन एनालिसिस करते टाइम कैसे भूल सकते हो। बोले सर हम लिख ले क्या वहां पे, बेटा ये ऑल रिस्क एंड रिवॉर्ड्स आर विद यू। आपके एग्जाम में जो इन्विजिलेटर है वो कैसा है, खड़ूस है, नॉर्मल है, कुछ लोग बाहर से भी आते हैं बेटा, तो आप बस थोड़ा सा देखो, ज्यादा रिस्क लेने की कोशिश मत करना, अगर पकड़े गए तो बेटा अनफेयर मीन्स में आता है, बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है।
तो ज्यादा रिस्क लेने की कोशिश मत करना। मैं इसके आगे कुछ नहीं बोलूंगा, मैं इसके ऊपर कुछ नहीं बोलूंगा, बट अपने दिमाग में सॉल्यूशन रखो। शी हैज पेड, तो ये देखो, शी इन्वेस्टेड 10,000 इन एनएससी, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, एटीसी में डिडक्शन मिलेगा, एंड शी हैज पेड 70,000 टुवर्ड्स एडवांस टैक्स ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 22-23, दैट्स फाइन। आपको यहाँ पे कंप्यूट करना है टोटल इनकम एंड टैक्स पेबल ऑफ मिस पूर्वी फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24। अभी आप यहाँ पे देखो, कुछ नहीं बोला है, क्वेश्चन साइलेंट है, ना बोला है 115 बीएससी इग्नोर करो, ना बोला है 115 बीएससी के अकॉर्डिंग एंड नॉर्मल प्रोविजन दोनों के अकॉर्डिंग करो बेटा। तो इस केस में आपको दोनों नॉर्मल एंड 115 बीएससी दोनों में कंप्यूट करना पड़ेगा, ये चीज आपको समझने की जरूरत है। तो यहां पे बेटा मैं सबसे पहले एक बार आपको कंप्यूट करके बताता हूं कि नॉर्मल प्रोविजन में कैसे कंप्यूट करने का है। ये जो क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, क्वेश्चन नंबर जो 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस पूर्वी। एज लिख दिया करो 50 जो भी है, मतलब वहां पे 55 ईयर्स, सो दैट आपको बाद में टैक्स कंप्यूट करते टाइम क्लियरिटी रहे। 55 ईयर्स ऑफ assessment year 2023-24 as per regular provisions अब यहाँ पे आप टोटल 3 कॉलम, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। और मैं आपको एक चीज सजेस्ट दूंगा कि जब ज्यादा डेटा हो तो आप क्या करो, उसको अलग अलग कंप्यूट कर लिया करो और वर्किंग नोट में दिखाया करो। तो यहाँ पे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है एक, तो पीजीबीपी, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जो है पूर्वी का, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये आता है कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में यहां पे उसको रेंट रिसीव हो रहा है फ्रॉम रेसिडेंशियल फ्लैट जो कि लेट आउट कर रखा है, और वो जो टोटल रेंट है वो 85,600 का रेंट है। तो यहां पे सबसे पहले क्वेश्चन आता है, आपको लेना है ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो जो रेंट रिसीव है वही आप ले लोगे, रेंट रिसीव 85,600। जो छोटी छोटी कैलकुलेशन है वो यहीं पे कर दो। म्युनिसिपल टैक्सेस पे किया है जो पीएनएल की डेबिट साइड में है, म्युनिसिपल टैक्सेस पेड। तो म्युनिसिपल टैक्सेस पेड कितना है, म्युनिसिपल टैक्सेस पे किया है यहां पे 3,000 रुपीज हाउस के लिए पे किया है, वो 3,000 लेस कर दोगे तो इन दैट केस एनएवी कितना आ जाएगा, 82,600 इज योर एनएवी। उसके बाद में कोई इंटरेस्ट वगैरह पे किया है कि नहीं पे किया, कोई लोन का इंटरेस्ट वगैरह नहीं, तो इसमें सीधी सी बात है आप वहां पे स्टैंडर्ड डिडक्शन दे दोगे और लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन, और वो स्टैंडर्ड डिडक्शन रहेगा अंडर सेक्शन 24A एट द रेट 30% ऑफ एनएवी, 30% ऑफ एनएवी। तो 30% ऑफ, अगर मैं एनएवी की बात करूं तो 82,600 इंटू 30% होता है 24,780। तो बेटा दिस विल बी योर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, 82,600 माइनस दिस 57,820 तुम्हारा आ गया वहां पे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब आप कंप्यूट करोगे पीजीपी इनकम। तो अगर ज्यादा डेटा नहीं है तो आप यहीं पे कंप्यूट कर लिया करो, अगर ज्यादा डेटा है तो इन दैट केस आप क्या करो, उसको वर्किंग नोट में कंप्यूट कर लिया करो। पीजीपी ले लेते हैं, नोट 1 के अंदर पीजीपी कंप्यूट कर लेते हैं। अब नोट 1 के अंदर ध्यान रखना है क्योंकि जो यहाँ पे पीजीपी आप कंप्यूट करोगे वो सेम 115 बीएससी में भी हो सकता है, क्योंकि हम तो एनटीए में एडजस्टमेंट करेंगे। तो नोट 1 में हम लोग पीजीपी कंप्यूट करेंगे। तो पीजीपी कंप्यूट करने के लिए आप वहीं पे फिर से एक काम करो, कॉलम बना लो और इस तरीके से सबसे पहले जो नेट प्रॉफिट है वो एज पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ले लो। नेट प्रॉफिट एज पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट,
मैं बेटा थोड़ा प्रेजेंटेशन को ऐसे रफ कर रहा हूं, द रीजन इज आपके पास में टाइम इतना नहीं है, तो आप जल्दी जल्दी देखोगे, आप इसको अपनी स्पीड बढ़ा करके भी देख सकते हो। तो 9,28,224 इज नेट प्रॉफिट, 9,28,224 इज नेट प्रॉफिट। अब इसमें वो जो एक्सपेंसेस जो कि डिसअलाउ आपको करने हैं, वो सब डिसअलाउ वाला पार्ट जो कि P&L में डेबिटेड था, उसको आप एक एक करके डिसअलाउ करते चलो। तो अगर आप देखोगे P&L के डेबिट साइड में, तो सैलरी टू स्टाफ में एक सैलरी दे रखा कंप्यूटर ऑपरेटर को दे रखा है, ये देखो 30,000 टू अ कंप्यूटर स्पेशलिस्ट कैश में पे कर रखा है, तो वो डिसअलाउ हो जाएगा। तो ये 30,000 क्योंकि जो कंप्यूटर ऑपरेटर को पे किया है, सीधी सी बात है, वो आपको यहां पे क्या करना पड़ेगा, डिसअलाउ। तो सैलरी इन कैश टू कंप्यूटर ऑपरेटर सेक्शन, अगर 300% श्योर है तो लिख दो, अदरवाइज डोंट राइट 40A3। और वो 30,000 है, कैश में पेमेंट किया है, 10,000 से ज्यादा है, वो 30,000 एड बैक हो जाएगा। उसके अलावा नेक्स्ट वहां पे आता है जो P&L के डेबिट साइड में है, सैलरी के बाद में स्टाइपेंड टू आर्टिकल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंसेंटिव टू आर्टिकल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑफिस रेंट में आई गेस कोई और रेंट भी इंक्लूडेड है मेरे हिसाब से, जहां तक मुझे आइडिया है। नहीं है। अलाउबल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, वैल्यू ऑफ परक्विजिट बेनिफिट रिसीव, इंसेंटिव, रिपेयर्स, मेंटेनेंस, सैलरी इंक्लूड्स, नहीं, कुछ नहीं है। तो ऑफिस जो रेंट है उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। आगे प्रिंटिंग स्टेशनरी में मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अलाउबल डेप्रिसिएशन, वैल्यू ऑफ बेनिफिट, इंसेंटिव, रिपेयर्स, नो, देयर इज नो प्रॉब्लम इन प्रिंटिंग स्टेशनरी। मीटिंग एंड सेमिनार इज फाइन ऑल्सो, सीए के लिए जरूरी होता है। परचेज ऑफ कार, ये 80,000 वहां पर डिसअलाउ हो जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो परचेज ऑफ कार 80,000 डिसअलाउ हो जाएगा। हाँ, इसके ऊपर आप डेप्रिसिएशन लेस करना मत भूलना। उसके बाद में और क्या डिसअलाउ होगा, तो और डिसअलाउ हो जाएगा वहां पे परचेज ऑफ कार के बाद में रिपेयर्स, मेंटेनेंस एंड पेट्रोल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर वो 2,000 पे किया, उसमें से 1,000 अगला साल का, बेटा ये कैश बेसिस फॉलो करता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको नोट लिखना पड़ेगा। ट्रैवलिंग एक्सपेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं। म्युनिसिपल टैक्स आपको एड बैक करना पड़ेगा, तो म्युनिसिपल टैक्सेस जो है वो आप ऐड कर दोगे। म्युनिसिपल टैक्सेस पेड फॉर हाउस 3,000 वो ऐड बैक कर दोगे। ये चीजें ऐड बैक हो जाएगी। और एक बार देख लो और कोई चीज है जो कि ऐड बैक होने लायक है। सैलरी नो हो गया, स्टाइपेंड टू आर्टिकल्स दैट्स फाइन, इंसेंटिव टू आर्टिकल दैट्स फाइन, ऑफिस रेंट दैट्स फाइन, प्रिंटिंग स्टेशनरी कोई दिक्कत नहीं है, मीटिंग एंड सेमिनार एक्सपेंसेस कोई दिक्कत नहीं है, परचेज ऑफ कार हमने कर दिया, रिपेयर्स मेंटेनेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस कोई प्रॉब्लम नहीं है, म्युनिसिपल टैक्स कोई प्रॉब्लम नहीं है। अलाउबल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ले लेंगे हम, वैल्यू बेनिफिट वो तो ऐड करना है, इंसेंटिव दैट्स फाइन, रिपेयर्स फाइन, सैलरी फाइन, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ये भी आपका ठीक है। और बाकी चीजें तो वहां पे कोई ऐसा नहीं है कि P&L में डेबिटेड है, जो मेडिकल है वो अलग से है। तो बस इतनी ही चीजें आपको वहां पे ऐड बैक करनी है, इनको आप ऐड बैक कर दोगे। और उसके बाद में आपको वहां पे लेस करना है वो एक्सपेंसेस जिनका डिडक्शन देना है, या फिर जो क्रेडिटेड है वहां पे क्रेडिट साइड में। तो ये 90-20 और 1,10,000 1,13,000 आपको ऐड बैक कर देना है। उसके बाद में आप क्या करोगे, लेस करोगे। तो एक काम करते हैं, जो नॉन पीजीबीपी इनकम है जो कि क्रेडिट कर रखा है कहां पे, इनकम साइड में, उनको आप लेस करोगे। तो क्या क्या है, तो लाइन से देखते जाओ। एक सबसे पहले वहां पे आपका आएगा, सबसे पहले आएगा डिविडेंड इनकम, जो कि ग्रॉस दे रखा है 10,524, डिविडेंड इनकम 10,524, डिविडेंड जो कि 10,524 है। उसके बाद में नेक्स्ट वहां पे जो दे रखा है वो है ऑनरेरियम रिसीव 15,800। अच्छा, इनकम फ्रॉम यूटीआई भी है 7,600 7,600। उसके बाद में जो ऑनरेरियम मिला है, वैल्यूएशन ऑफ पेपर, ऑनरेरियम फॉर पेपर चेकिंग 15,800, वो भी आपका। एंड लास्ट में इनकम फ्रॉम हाउस रेंट भी आता है, रेंट रिसीव
तो रेंट रिसीव का डेटा तो अपने पास में यहीं पे है, ऊपर ही लिया था हमने 85,600, 85,600, 85,600, ये सब आपको लेस कर देना है। एक बार और डेटा हम वेरीफाई कर लेते हैं। 85,600, 15,800, 7,600 और 10,524, बस यही चीज़ अपने को लेस करनी है। तो 10,524, 10,524 प्लस 7,600 प्लस 15,800 प्लस 85,600, ये हो जाएगा 1,19,524 जो आपको लेस करने का है। उसके अलावा लेस क्या करना है, उसके अलावा एक चीज और लेस होगी, डिडक्शन अंडर सेक्शन 3237(1). तो यहां पे सिर्फ एक ही डिडक्शन मेरे को तो दिखता हुआ नजर आ रहा है, और वो 30 से 37(1) का जो डिडक्शन है वो कौन सा है, वो आपका दे रखा है, वो दे रखा है आपका डेप्रीशिएशन अंडर सेक्शन 32। और ये डेप्रीशिएशन अंडर सेक्शन 32 किसके ऊपर है, कार के ऊपर, ऑन कार। तो कार का कॉस्ट हमने देखोगे तो आप ऊपर ऐड किया है कार का कॉस्ट। कार का कॉस्ट कितना था, कार का कॉस्ट था वहां पे 80,000। तो उस 80,000 के ऊपर 15% का रेट हम ये अज्यूम करते ले लेते हैं। आप अजम्पशन नीचे ले लेना, मैं यहाँ पे कुछ भी नोट नहीं लिख रहा हूं, लेकिन बेटा आपको लिखना पड़ेगा, एक बार रेफर कर देना कि ये पूरा पुट टू यूज 180 डेज और मोर है। तो 80,000 इंटू 15% कितना होता है, 12,000 वहां पे आपका डेप्रीशिएशन लेस हो जाएगा, ये अज्यूम करते हुए। अगर आप अजम्पशन लेते हो कि पुट टू इज लेस देन 180 डेज है, तो इन दैट केस वहां पे आपका इसका 50% हो जाएगा। 50% मतलब 6,000 आपको डेप्रीशिएशन लेना पड़ेगा। अब यहां पे जो डेप्रीशिएशन आपने निकाला है ये सब लेस कर दो, तो 928, 224, 224 प्लस 1,13,000, उसमें से लेस करोगे माइनस 1,19,524, 1,19,524 एंड माइनस 12,000 आप लेस कर दोगे, तो यह आ जाएगा 9,09,700 का पीजीबीपी आ जाएगा। 9,09,700 का क्या आ जाएगा, पीजीपी आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पे ये ऊपर लिख देना आपको 9,09,700 का पीजीपी हो गया। ठीक है, ये हम वो अजम्पशन लेकर के चल रहे हैं। 9,20,200 कैसे आ रहा है, कुछ चीज रह तो नहीं गया है। ट्रैवलिंग सैलरी इनको 30,000, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, कार इंसेंटिव, ओ सॉरी, ये एक चीज रह गया, वैल्यू ऑफ बेनिफिट रिसीव फ्रॉम क्लाइंट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोफेशन। तो वो आपको यहां पे क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल ऐड करना पड़ेगा। एक चीज रह गई, तो यहां पे आपको कितना था, अमाउंट कितना था, एक तो इस पेन ने परेशान कर दिया है, तो बार बार हाउ मच वाज द अमाउंट, कहाँ गया, 10,500, 10,500। तो पीजीबीपी यहां पे आपको 10,500 ऐड करना पड़ेगा। ऐड गिफ्ट फ्रॉम क्लाइंट, डायरेक्टली लिख रहा हूं मैं, गिफ्ट फ्रॉम क्लाइंट 10,500। अब देखिए इसमें 10,500 ऐड कर दिया, ये आ गया 9,20,200 पीजीबीपी जो अपने को कंप्यूट करना था। 9,20,200, 9,20,200 पीजीपी आ गया। अब इसके अलावा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज भी अपने को कंप्यूट करना पड़ेगा। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आपके पास में डेटा ऑलरेडी पड़ा हुआ है, क्या क्या है सर, देखो डिविडेंड है, इनकम फ्रॉम यूटीआई है, एंड पेपर चेक करने का है 10,524। तो पहला डिविडेंड 10,000, 10,524, दूसरा यूटीआई से इनकम, इनकम फ्रॉम यूटीआई, और तीसरा आता है ऑनरेडियम। ऑनरेडियम जो मिला है ये कितना है 10,500 के बाद में
7,600 15,800 7,600 15,800। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हो जाएगा ये 922 ने प्लस 57,820 प्लस 10,000। अच्छा, इनका अलग टोटल करते हैं 10,524 प्लस 7,600 प्लस 15,800 सो इनकम फ्रॉम अदर 33,924। और ग्रॉस टोटल इनकम कितना हो जाएगा? ग्रॉस इनकम 920 200 ऐड कर दिया और 57,820 और ऐड कर दिया। सो ये होता है 1,10,11,944 जीटीआई हो जाएगा। अब इस जीटीआई में से आपको लेस कर देना है, ठीक है, चैप्टर 6A डिडक्शन। तो जहां तक मुझे आइडिया है चैप्टर 6A में खाली एक ही डिडक्शन मिलेगा, क्योंकि मेडिकल प्रीमियम का तो नहीं मिलेगा, तो आप नोट लिख देना वहां पे। तो यहां पे आप देखोगे ये इसका नहीं मिलेगा, आपको यहाँ पे नोट लिखना पड़ेगा। क्यों नहीं मिलेगा? ये 10,000 इन्वेस्ट किया, इसका एनएससी का मिलेगा एटीसी के अंदर। एटीसी के अंदर वहां पे एटीसी के अंदर एनएससी के अंदर इन्वेस्ट किया 10,000, उसका डिडक्शन मिलेगा। बाकी का आप नोट लिख देना, 10,000 का डिडक्शन दे देंगे। तो नेट टोटल इनकम आ गया 10,01,944, जिसको आप राउंड ऑफ कर दोगे, राउंड ऑफ करके 10,01,940 कर दोगे। ये आपका नेट टोटल इनकम आ गया नॉर्मल प्रोविजन के अकॉर्डिंग। 10,01,940 आपने कर दिया। जो डिडक्शन का मैं क्या बोलता हूं, आप बाकी का नोट लिख दोगे कि क्यों नहीं मिलेगा एटीडी वाला। रीजन मैंने आपको बता दिया कि भाई जो ब्रदर है वो कवर नहीं होता है, और सन के लिए जो प्रीमियम पे किया है वो आपका कैश में पे किया है, तो दोनों के लिए डिडक्शन नहीं मिलेगा। अब आपको क्या करना है, इसके ऊपर नॉर्मल प्रोविजन के अकॉर्डिंग टैक्स कंप्यूट करना है। तो यहां पे जगह नहीं, मैं नीचे 10,01,940 के ऊपर टैक्स कंप्यूट कर रहा हूं। टैक्स ऑन एनटीआई, टैक्स ऑन एनटीआई 10,01,940 के ऊपर आपको टैक्स कंप्यूट करने का, और ये नॉर्मल प्रोविजन के अकॉर्डिंग है। तो जब नॉर्मल प्रोविजन के अकॉर्डिंग टैक्स कंप्यूट करोगे, तो उस केस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको समझने वाली रहेगी कि स्लैब रेट से एप्लीकेबल हो जाएगी। कोई भी यहाँ पे स्पेशल रेट तो है ही नहीं है, देयर इज नो स्पेशल इनकम, कोई स्पेशल इनकम है ही नहीं है। तो स्पेशल इनकम नहीं है तो स्पेशल रेट गया भाड़ में। अभी आपका स्लैब रेट, और स्लैब रेट नॉर्मल वाला, क्योंकि वो सीनियर सिटीजन भी नहीं है, वो रेसिडेंट है, तो जो 2.5 लाख वाला स्लैब रेट है वही एप्लीकेबल हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, इसके ऊपर हम लोग 2.5 लाख वाला स्लैब रेट एप्लीकेबल कर देंगे। चल जा भाई, तू भी बहुत परेशान कर लिया इसने मुझे। अरे चल, तो सबसे पहले आप वहां पे फर्स्ट 2,50,000 के ऊपर तो नील हो जाएगा। दूसरा नेक्स्ट 250 के ऊपर, इन शॉर्ट वैसे आप डायरेक्ट भी निकाल सकते कि भाई 10 लाख तक 1,12,500 हो जाएगा एट द रेट 5%, 12,500। उसके बाद में नेक्स्ट 5 लाख के ऊपर एट द रेट 20%, ये होता है 1 लाख। तो 10 लाख तक 1,12,500। एंड बैलेंस कितना बच गया? बैलेंस 1940 इंटू 30%। 30% से आपको टैक्स निकाला 1940 के ऊपर, तो 1940 इंटू 30% ये होता है 582। इन सब का टोटल आप करोगे तो 1,12,500, 1,13,082।
1,13,082 ये आ गया बेसिक टैक्स। अब यहाँ पे रिबेट नहीं आएगा क्योंकि टोटल इनकम 10 लाख से ज्यादा है, सीधी सी बात 87 में। सरचार्ज भी नहीं आएगा, तो सीधा यहाँ पे क्या आ जाएगा, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस आ जाएगा @ 4%। ठीक है, तो प्लस में डायरेक्टली 4% कर रहा हूं, तो प्लस डायरेक्टली 4% किया तो ये होता है 1,17,605 आ गया HEC डाल के। अब बेटा कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती, कहानी तो अभी बाकी है। यहाँ पे आपको लेस करना है TDS, अगर कोई डिडक्ट हुआ था तो देखो एक तो इसको मिला है डिविडेंड। डिविडेंड कितने का मिला था, डिविडेंड वहां पे आप देखोगे तो 10,524 का डिविडेंड मिला था। तो 5,000 से ज्यादा का डिविडेंड है, तो 5,000 से ज्यादा का डिविडेंड है, तो इन दैट केस बेटा TDS 10% से कटा होगा, बोला भी तो ग्रॉस है वहां पे, तो 1052 वहां पे आपका डिविडेंड आ जाएगा अंडर सेक्शन 194, अंडर सेक्शन 194 ऑन डिविडेंड। और ये है आपका 10% ऑफ 10,524, तो 10,1052 आपका डिविडेंड आ गया। दूसरा इनकम फ्रॉम UTI भी आया है, तो उसके ऊपर अंडर सेक्शन 194K में ऑन इनकम फ्रॉम UTI वाला, उसमें भी रेट आपका 10% है, 5,000 से ऊपर होता है, 7,600 आई गेस जो इनकम है वो, तो 7,600 जो है उसके ऊपर 10% 760 रुपए ऑन 7,600, तो ये 760 हो गया वहां पे आपका TDS लेस। वहां पे साथ में एडवांस टैक्स भी तो उसने पे किया था, क्वेश्चन में अगर आप देखो तो एडवांस टैक्स भी पे किया है। तो कितना एडवांस टैक्स पे किया है, एडवांस टैक्स पे किया है 70,000 का एडवांस टैक्स पे किया है करंट ईयर में, तो 70,000 का एडवांस टैक्स पे किया है। ये तीनों का क्रेडिट दे दोगे तो इन दैट केस वहां पे आपका टैक्स पेबल आ जाएगा या रिफंडेबल आ जाएगा, यहां पे तो पेबल ही आएगा, पेबल आ जाएगा क्रेडिट देने के बाद में -1052 -760 -70,000, दिस इज 45,793, जिसको आपको राउंड ऑफ कर देना है 45,790 में टैक्स पेबल आ जाएगा। 45,990 आपका टैक्स पेबल आ जाएगा। ये आपका देखोगे 45,790 790 का 990 था, सॉरी 790 है, 790 था, 790। दिस विल बी द टैक्स, दिस विल बी द टैक्स पेबल नॉर्मल प्रोविजन के अकॉर्डिंग, नॉर्मल प्रोविजन के अकॉर्डिंग। ठीक है, 45,790 आ गया। अब बेटा कहानी यहां पे खत्म नहीं होती, कहानी 115 BAC के अकॉर्डिंग भी करनी पड़ेगी। तो यहां पे आपको क्या करना है, कंप्यूटेशन ऑफ, सेकेंड वाला पार्ट, क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट था, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 115 BAC। तो सबसे पहले तो अपने को यहां पे टोटल इनकम निकालना है 115 BAC के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले यहां पे NTI जो हमने निकाला था ना वही ले लो। नेट टोटल इनकम था 10,11,000, 10 लाख ही था मेरे हिसाब से, 10,11,000 किधर गया, हाँ ये रहा 920, ये रहा, हाँ 10,11,944, 10,11,944, 10,11,944। अब आप देखोगे ना तो यहां पे ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि 115 BAC में डिसअलाउ होना चाहिए। मैं हेड्स की बात कर रहा हूं। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी भले वो SOP है बट इंटरेस्ट का डिडक्शन लिया ही नहीं। PGP में ऐसा कोई 35 AD या एडिशनल डिप्रिसिएशन या ऐसा कोई बड़ा डिडक्शन नहीं ले रखा है, सिंपल सी बात है। अदर सोर्सेज में भी कोई वहां पे आपका कोई फैमिली पेंशन है नहीं कि भाई स्टैंडर्ड डिडक्शन वगैरह ले लिया हो। सिर्फ एक चीज है, आपने ATC में डिडक्शन लिया था तो उसको आप क्या कर दोगे, ठीक है, एड बैक कर दोगे। ये GTI था कि NTI था, ये GTI था, 1 लाख था, 10,01,944 था आपका NTI, सॉरी 10,01,944, 10,01,944 was NTI, yes 10
01,944। अब ये आपका जो एनटीआई था ना, ये डिडक्शन लेने के बाद में आया था, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। 80C वाला जो एनएससी वाला था, बाकी और कोई डिडक्शन लिया ही नहीं है, और ये डिडक्शन अलाउ नहीं होता 115 बीएसी में। तो 10,000 का एड बैक कर दोगे तो इन दैट केस व्हाट विल बी टोटल इनकम एनटीआई फॉर 115 बीएसी 10,11,944, जिसको राउंड ऑफ करेंगे 10,11,945 40 एनटीआई आएगा। एनटीआई फॉर 115 बीएसी। अब आप इसके ऊपर टैक्स निकालोगे, सिंपल सी बात है। तो टैक्स निकालोगे नया स्लैब रेट से, टैक्स ऑन 10,11,940, और स्लैब रेट यहां पे फर्स्ट 2,50,000 नील है। उसके बाद में नेक्स्ट नेक्स्ट 2,50,000 है, उसके ऊपर आपका टैक्स आएगा एट द रेट 5%, जो कि होता है 12,500। उसके बाद में नेक्स्ट 2,50,000, ये हो गया 750, उसके ऊपर टैक्स आएगा 10% से, जो कि हो जाएगा 25,000। उसके बाद में नेक्स्ट 250, ये हो गया आपका 10 लाख, उसके ऊपर टैक्स आएगा 15% से, जो कि होगा 37,500। ठीक है, एंड कैलकुलेट करके देख लेना बैलेंस, ये 10 लाख हो गया, बैलेंस कितना 11,940 के ऊपर टैक्स आएगा 20% से। तो 11,940 इंटू 20% कितना होता है 23,2388। इन सबका टोटल करो तो एक बार, तो इनका टोटल करते हैं ये 37,500 प्लस 2388 प्लस 25,000 प्लस 12,500, ये होता है बेटा वहां पे आपका 77,388। अब अगेन यहां पे फिर से हम रिबेट चेक करेंगे तो सीधी सी बात, ऊपर नहीं मिल रहा तो यहां पे भी नहीं मिलेगा, लेकिन मैं क्या बोलता हूं कि ये दिमाग में रखने का है, वहां पे सरचार्ज भी नहीं आएगा, लेकिन यहां पे हम लोग एचईसी ऐड कर देंगे 4% की रेट से। मैं सीधा 4% एचईसी ऐड कर देता हूं, तो वो होता है आपका एचईसी ऐड करने के बाद में, जो एचईसी ऐड करने के बाद में 80,483 484 कर देता हूं, 0.5 है तो 484 कर देता हूं। अब ये आ गया आपका वहां पे टैक्स लायबिलिटी। अब इसमें से सेम आप वो टीडीएस वगैरह लेस कर दो, सेम 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 टीडीएस। एक अंडर सेक्शन शॉर्ट में कर रहा हूं मैं थोड़ा सा, 194 के अंदर कितना 1052 था, दूसरा 194 अंडर सेक्शन 194 के में था, यूटीए वाला 760 था, और साथ में एडवांस टैक्स भी था 70,000 का, एडवांस टैक्स 70,000 का, वो भी आपको लेस करने का है। ये सब लेस कर दो तो -70,000 -1052 -760, ये सब लेस किया तो आपका टैक्स आ रहा है 9372 आया टैक्स, जिसको हम राउंड ऑफ करेंगे तो आएगा ₹9,370। ये टैक्स आ गया 115 बीएसी के अकॉर्डिंग। अब 115 बीएसी के अकॉर्डिंग जो टैक्स आया है उसको आप कंपेयर करोगे जो नॉर्मल प्रोविजन के अकॉर्डिंग आया था टैक्स, कितना था नॉर्मल प्रोविजन के अकॉर्डिंग 45,790, और 115 में सी में सिर्फ 9370 ही आ रहा है बेटा, 9370 ही आ रहा है। 8 इसमें ऐसा क्यों हो रहा है, 10 11 940 2 3 37, कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ किया है क्या? 1052 80 84 93 84, ये 84 80,000, ओह 484 -1052 -760 एंड -70,000, ओह 86 8672
कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया था, जिसको राउंड ऑफ करके 8670 कर देंगे, 8670 कर देंगे। ये देखिए 8670, ये आपका 115 BAC। थोड़ा सा क्या है, पेन का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है तो कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गया। 8670 मतलब लेस करने में 8670, ये आपका 115 BAC का कोड है। अब आप दोनों को कंपेयर करोगे तो 115 BAC में टैक्स जो आ रहा है कम आ रहा है हमारी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग। 115 मतलब ऑब्वियसली मॉड्यूल के अकॉर्डिंग भी 115 BAC में टैक्स जो क्या आ रहा है, कम आ रहा है। तो अभी बेटा अपना काम है सजेशन लिखना, तो मैं सजेशन देखो यहीं से आपको बता देता हूं। ये देखो यहाँ पे, सिंस टैक्स पेबल एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 115 BAC इज लोअर देन द टैक्स पेबल अंडर द रेगुलर प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, इट वुड बी बेनिफिशियल फॉर मिस पूर्वी टू ऑफ 115 BAC। मगर वेट, अगर आप इसको बोल रहे हो कि 115 BAC ऑप्ट करना बेनिफिशियल है, तो साथ में जब आप प्रो बता रहे हो तो कॉन्स भी बताओ उसके। प्रो तो बता दिया आपने कि टैक्स कम आएगा, कॉन्स बता दो। पहली बात तो ये है, कॉन्स ना बोल करके बताऊंगा कि आपको अगर 115 BAC ऑप्ट करना है तो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम से पहले ये ऑप्शन एक्सरसाइज लेना पड़ेगा, नंबर 1, जो कि इसके केस में 31 अक्टूबर 2023 में पहले ही डिस्कस कर चुका। नंबर 2 बेटा ये आता है क्योंकि इसका पीजीबीपी इनकम है। अच्छा, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना एंड ऑडिट करवाना अभी मैं पहले बोल चुका हूं, और क्योंकि इसका पीजीपी है, तो पीजीपी केस में मैं आपको बता चुका हूं 115 BAC के लिए सिचुएशन में कि जिसका पीजीपी इनकम होता है बेटा और वो 115 BAC ऑप्ट करता है, तो सब्सिक्वेंट ईयर में लाइफ टाइम उसको 115 BAC ही ऑप्ट करना पड़ेगा, ये लिखना पड़ेगा। इन हर केस सिंस शी इज लायबल टू गेट बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिटेड further since she is having income from business or profession during the previous year 2023, if she opts 115 BAC for this previous year, the said provision would apply for subsequent assessment year as well as। तो उसको प्रोज एंड कॉन्स दोनों बताते पड़ेंगे कि भाई ये देख फायदा है तेरा, ये है नुकसान है, ठीक है। इस तरीके से करने का है। मैंने नोट्स वगैरह पे ज्यादा जोर नहीं दिया, बट आपको लिखने का है अजम्पशन। ये देखो, ये पुट टू यूज का अजम्पशन अल्टरनेटिव दे रखा है कि अगर आप लेस देन 1 डेज मान के करते हो तो इन दैट केस डेप्रिसिएशन 50% हो जाएगा। इंसेंटिव टू आर्टिकल्स बाकायदा उसने जब एडजस्टमेंट पूछा है तो आपको लिखना पड़ेगा कि वो आपका बिल्कुल बिजनेस से रिलेटेड एक्सपेंडिचर 37 में डिडक्शन मिलेगा। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का लिख देना है क्योंकि वो कैश बेसिस पे फॉलो कर रही है तो डिडक्शन अलाउ हो जाएगा। पेमेंट बेसिस पे सीधी सी बात है। फॉरेन टूर का ऑलरेडी जो है P&L में डेबिटेड है, एंड क्योंकि वो अपने प्रोफेशन के लिए गई थी तो ये अलाउ हो जाएगा, ये लिखना पड़ेगा। बाकी आप देखोगे प्रीमियम पेड वो जो ATD वाला था जो ब्रदर के लिए एंड सन के लिए है, दोनों के लिए वहां पे आपका दे रखा है। तो बेटा इस तरीके से आपको कंप्यूट करने का है टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी। ऐसे ही क्वेश्चन है यहाँ पे देखो, टोटल इनकम कंप्यूट करने का बोला है, लेकिन यहाँ पे बोला है कि इग्नोर 115 BAC, तो आप टोटल इनकम कंप्यूट करोगे 115 BAC को कंसिडर नहीं करने का है, ठीक है। अप्रोच मैंने आपको बता दिया है। आई विल ट्राई, अगर ये पेन साथ देता है तो मैं कुछ और क्वेश्चंस भी रिकॉर्ड कर लूंगा अपने हिसाब से। यहाँ पे आपको है ना, कंप्यूट इज इनकम टैक्स, टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी एंड एडवांस टैक्स ऑब्लिगेशन अज्यूम ही डज नॉट ऑफ 115 BAC इग्नोर करना है, तो नॉर्मल प्रोविजन से करना है, सीधी सी बात है। जहां पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वगैरह अलग अलग तरीके से कंप्यूट करना पड़ेगा। ओके, राजीव जिसका एज 50 ईयर्स है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ये इसका भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दे रखा है, यस। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा है, डायरेक्ट मेथड फॉलो करने का है। ये इसका पीजीपी इनकम हो जाएगा, फीस फॉर प्रोफेशनल रिसीट, क्योंकि वो 50 लाख से ज्यादा है तो उसको बुक्स मेंटेन भी करना पड़ेगा, ऑडिट भी करवाना पड़ेगा। और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा है। रेंट इसका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में चला जाएगा। मोटर कार लोन से कोई लेना देना नहीं है, मतलब बेसिकली यहाँ पे तो लेना देना नहीं है, बाकी आप देख लेना अगर कर रहा है तो ऐसे कुछ क्वेश्चन। अभी देखो यहाँ पे भी क्या बोल रहा है, यहाँ पे कंप्यूट है ना, नॉट ऑप्टिमम वाइसी इग्नोर करना है। तो क्वेश्चन अगर साइलेंट है, क्वेश्चन साइलेंट है तो मैंने आपको बता दिया दोनों तरीके से कंप्यूट करो। और क्वेश्चन वहां पे बोलता है कि इग्नोर 115 BAC, तो इग्नोर करो, ठीक है। यहां पे क्या बोला है, एज पर सेक्शन 115 BAC एज पर रेगुलर प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट एंड एज पर 115 BAC दोनों से करने का है। एडवाइस मिस्टर सिद्धांत वेदर 115 BAC इज बेटर और नॉट। तो इसी तरीके से आप बेटा क्वेश्चन को अप्रोच करोगे। अगर आपको कोई डाउट आता है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो आप मुझसे पूछो बिंदास। ये मेरा नंबर है 8209910727, ठीक है। आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। मैं ट्राई करूंगा अगर थोड़ा पेन साथ देता है तो मैं और भी कुछ क्वेश्चंस रिकॉर्ड करने का। ओके, बाकी बेटा पेपर बहुत इजी आएगा, मैं आपको बता देता हूं। बस आपको एक अप्रोच लेके चलना है।
कई लोग पूछते सर कब क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करें टोटल इनकम का। मैं बोलता हूं बेटा आप थोड़ा पेपर आपका हो जाए ना, पहले सीधी सी बात है, पहले ट्राई करना कि आप आईडीटी अटेम्प्ट करो और आईडीटी को 45 मिनट्स के अंदर कंप्लीट करो। जी हाँ, पहले आप आईडीटी को अटेम्प्ट करो और 45 मिनट्स मैक्सिमम लेकर के चलो कंप्लीट करो 45 मिनट्स, क्योंकि एमसीक्यू भी तो आएंगे ना आईडीटी में से, 40 में से लगभग 15 मार्क्स का तो आपका एमसीक्यू, 12-15 मार्क्स का तो उसमें आ जाएगा, एमसीक्यू आ जाएगा, तो बचा कितना 28 मार्क्स के आसपास बचा। तो आप 45 मिनट्स मैक्सिमम पकड़ के चलो, उसके अंदर खत्म करो आईडीटी वाला पार्ट। उसके बाद में आप डीटी उठाओ, तो डीटी के अंदर आप पहले देखो कि जो दूसरे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, और वो 15 मिनट में पहले आप सेलेक्ट कर देना कि आपको कौन से क्वेश्चन करने हैं, ऑप्शन में कौन सा छोड़ना है, वो पहले ही डिसाइड कर लेना। जो बेस्ट आपको आता है वो करो। सर अगर टोटल इनकम क्वेश्चन बहुत इजी है और एकदम बेस्ट आ रहा सब कुछ, तो आप वो अटेम्प्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपको टोटल इनकम में थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे होता है तो पहले आप दूसरे क्वेश्चंस करो और दूसरे क्वेश्चन अच्छे से करो, फिर बीच में आप मिडिल ऑफ द बेसिकली जब आपका वहां पे आए टाइम हो तो उसके अंदर टोटल इनकम का क्वेश्चन उठाओ और वो करो। सर एमसीक्यू कब करें हम? लास्ट के 1 आवर में एमसीक्यू करो। मैं ये नहीं बोलता लास्ट के एकदम लास्ट में करो, लास्ट के 1 आवर में एमसीक्यूज आप वहां पे अप्रोच करो, ठीक है। जब आपका एक अच्छा खासा पेपर हो जाए डीटी आईडीटी दोनों, तो लास्ट के 1 आवर के अंदर आप एमसीक्यू करो और लास्ट में 15-20 मिनट छोड़ो, सो दैट कहीं पे प्रॉब्लम हो तो आप मैनेज कर पाओ। बेटा नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट्स बिल्कुल लिखना, नोट्स एंड एजम्पशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो डेप्रेशन केस में अगर आपने एजम्पशन नहीं लिखा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। सर बिल्कुल स्टेप मार्किंग होती है, तो यहाँ पे आप देखो कि इंसेंटिव का और ये बहुत सारी चीजों का डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं था अभी वाले क्वेश्चन में। मेन एडजस्टमेंट में कहीं कोई एडजस्टमेंट नहीं आ रहा था, लेकिन बाहर आप देखोगे तो उन्होंने बाकायदा बोला है कि ये इंसेंटिव किसके लिए दिया है ना, ये सारी चीजें दे रखी है। तो इन दैट केस बेटा आपको उसको नोट लिखना पड़ेगा। ये देखो इंसेंटिव टू आर्टिकल वगैरह ये नोट लिखना पड़ेगा, क्योंकि एडजस्टमेंट में उन्होंने दिया है, पूछा है, आपसे जानना चाहता है कि एग्जामिनर क्या इसका करना है, ठीक है। वैल्यू ऑफ बेनिफिट आपको ऐड कर देना है, इंसेंटिव टू आर्टिकल ये आपका नोट लिखना पड़ेगा, ये इसका भी रिपेयर्स वाले का नोट लिखना पड़ेगा, क्योंकि एज सच कोई अलाउ डिसअलाउ तो होने नहीं वाला, क्योंकि पूरा का पूरा डेबिट साइड में आ चुका है। इसका तो हमने मेन एडजस्टमेंट में कर लिया, ट्रैवलिंग का कुछ मेन एडजस्टमेंट नहीं आ रहा है तो इसका भी आप नोट लिखोगे। तो जिसका मेन, इसका भी कोई मेन एडजस्टमेंट नहीं आ रहा है, मतलब आपका कंप्यूटेशन में कुछ नहीं आ रहा है, तो इनके नोट्स लिखोगे। तो बहुत जरूरी है नोट्स लिखना जहां जहां पे रिक्वायर्ड है, एंड अजम्पशंस लेना। स्टेप मार्किंग है तो इसलिए पूरा पेपर अटेम्प्ट करके आओ और अच्छे से अटेम्प्ट करके आओ। छोटी छोटी गलतियों को, सिली मिस्टेक्स को वहां पे मत करना प्लीज, ये मेरी रिक्वेस्ट है। बाकी बेटा भगवान आपके साथ में बहुत अच्छा करेगा, आपने बहुत मेहनत करी है, उसका बहुत सीधी सी बात है, अच्छा रिजल्ट आएगा, डोंट वरी अबाउट दिस, और फल मिलेगा। तो बेटा मैं ऑल द बेस्ट एक बार फिर से बोलना चाहूँगा, मैं ट्राई करूंगा अगर कर पाया तो, ठीक है। मैं और भी कुछ क्वेश्चन हुआ तो रिकॉर्ड करूंगा। बाकी ऑल द बेस्ट, और भी कोई हेल्प चाहिए आपको तो डेफिनेटली आप मुझे बताइएगा। ओके, सो टेक केयर, गुड बाय, ऑल द वेरी बेस्ट बेटा।